तो एक शबा साहब एक ये परसेप्शन थी कि ये एक हमास प्रॉक्सी है ईरान की और ईरान इसके पीछे है और ईरान सारा कुछ करवा रहा है। तो ये बाद में तो वॉर के बाद तो पता चला कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना वो इस सिचुएशन में था। हमास ने ये इतना बड़ा सारा वॉर गेम किन बेसिस पे किया था और इसका आउटकम उनको क्या मिला है? क्या सोच के किया था? अदील साहब, मैं यहाँ आपको एक और टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ जो बड़ा सेंसिटिव है, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि आयतुल्लाह सिस्तानी के जो 3 नायब हैं इस वक्त, जो आयतुल्लाह सिस्तानी अल्लाह ताला उनको हयात दे, खुदा ना खास्ता जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो जो 3 आदमी आयतुल्लाह सिस्तानी के बाद जिनके शिया मुसलमानों का लीडर बनने का चांस है, उनमें से 2 हज़रात पाकिस्तानी हैं। बात यह है कि आज अगर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब एक 4 लाइन का एक कागज इशू कर दें कि कल से कोका कोला नहीं पीनी, तो दुनिया में तकरीबन 22 करोड़ आदमी कल से कोका कोला पीना बंद कर देगा। अच्छा, और ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया? नहीं, ये उनका स्टेचर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, स्टेचर की बात बता रहा हूँ कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी आज ये कहें सिगरेट बंद कर दो, तो सिगरेट कोई नहीं पिएगा, मगर वो इन चीजों में पड़ते नहीं है। इसका कोई कनेक्शन इसराइल से था या वो जो इल्जाम है इनके ऊपर के इसको प्रमोट करने वाले या इसकी बुनियादों में इसराइल ही वो प्रमोटर हैं जिन्होंने ये पार्टी को बनाया या इसको आगे बढ़ाया अपने खास एजेंडे को टो करने के लिए, और जो है बाद में हमास इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन अ सॉल्यूशन फॉर द ओवरऑल पैलेस्टीनियन इशू। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। मैं कहता हूँ स्याही कहेंगे पहलू नहीं निकाल सकते जिसमें अरबों ने टर्किश को निकालने के लिए फ्रेंच और इंग्लिश के साथ कोलैबोरेट किया और इस इलाके को डिवाइड कराया, और ये सारी स्टेट्स बनी जिस प्लान में एक हिस्सा इसराइल के बनने का भी था। तो ये अब जब हमने अपनी साइड चेंज की है और अरब स्टेट ने अपनी साइड चेंज करने की कोशिश की है, तो ये मसला पैदा हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि बेलफोर एग्रीमेंट जो था या जो कुछ भी हमने टर्किश एम्पायर को के खिलाफ किया था अरब्स ने, ये उसका पेश खेमा है जिसका नाम आज इसराइल है। और शायद मैं आपको थोड़ी सी तारीख को और वाज़ेह कर देता हूँ। एक आदमी था जिसका आपने नाम सुना होगा, आपकी शायद आपने पढ़ा भी होगा। एक आदमी था जिसका नाम था शरीफ हुसैन ऑफ मक्का। एक आदमी था, उसका नाम था शरीफ हुसैन ऑफ मक्का, जो कि हिजाज जो है आज मक्का मदीना, उसका रूलर था। उन्होंने कोलैबोरेट किया गोरों के साथ कि हम इस इलाके को आज़ाद कराएंगे फ्रॉम टर्किश, और उन्होंने कहा कि जब आज़ाद करा लेंगे तो पूरे अरब मुल्कों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, और 3 हिस्से जो हैं वो शरीफ हुसैन और मक्का के 3 बेटों को दिए जाएंगे। तो एक बेटे को दिया गया हिजाज जो कि आज सऊदी अरेबिया है, एक बेटे को दिया गया इराक, और एक बेटे को दिया गया सीरिया और जॉर्डन और फलस्तीन। ये 3 मुल्क बने जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने, और शरीफ हुसैन और मक्का के 3 बेटों को गोरों ने यहाँ इंस्टॉल किया। इसी इंस्टॉलेशन के अंदर मशहूर व मारूफ हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी, ठीक है। ये जो शाह हुसैन है, शाह हुसैन जो हैं, जो शाह हुसैन का बेटा है, शाह हुसैन के जो दादा थे अब्दुल्ला साहब जो थे, वो शरीफ हुसैन और मक्का के पोते थे। अच्छा। और जो इराक में जब रेवोल्यूशन आया, जो फैसल थे इराक वाले, शाह इराक फैसल और इराक, वो शरीफ हुसैन और मक्का के बेटे थे। तो हुआ ये कि पहले इस पूरे इलाके में गोरों ने इंस्टॉल किया शरीफ हुसैन और मक्का की फैमिली को। ओके। और फिर इस इलाके में 2 इनकलाब आए। एक इनकलाब आया सऊदी अरेबिया में, जिसमें सऊदी फैमिली ने शरीफ हुसैन और मक्का वाली फैमिली को निकाल के सऊदी निज़ाम ले आए। वो ब्रिटिश एम्पायर के बहुत क्लोज हैं, मतलब आप ये समझें। अच्छा, जब ये डिवीजन हुई, उस डिवीजन में एक जो 2-3 बड़े फैसले हुए, उसमें एक फैसला हुआ कि फलस्तीन में एक जूइश स्टेट बनाई जाएगी जो आज इसराइल की शक्ल में है। ठीक है।
और ये मैं अफसोस से कहता हूँ कि इसके बनने में मुसलमानों का कंसेंट था। When you say मुसलमानों का कंसेंट था, that means the entire OIC के अम्ब्रेला के अंदर जितने भी लोग हैं वो, या अरब की बात कर रहे हैं आप सिर्फ? नहीं, मैं अरब की बात कर रहा हूँ। अरबों ने अपने फायदे के लिए, टर्किश के फायदे के लिए एक गैर को अंदर घुसाया, और जब गैर अंदर घुसा तो उसने फिर आपके साथ ये किया। इसमें हमें इस तारीख के तल्ख पहलू को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, आज भी फलस्तीन वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल ताल्लुकात नहीं है सऊदी अरेबिया के। जी, ऐसा ही, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि जॉर्डन से भी फलस्तीन को निकाला गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हमारे जियाउल हक साहब गए थे निकालने के लिए। जी 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 जी, ठीक है ना। तो वो पट्टा पहनते थे, वो उसी वजह से मिला था शायद। हाँ, वो बैंड पहनते थे, वो बैंड उन्हीं की वही थी जो जॉर्डन से निकाली गई थी। तो इस वक्त जो गजा में कुछ हो रहा है, हमने जो गलती की है, और जो मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमने गलती जो की है, और मैं अभी भी समझता हूँ गलती की है, कि हमने गजा वाले मसले को इंसानी मसले से हटाकर मुसलमान मसला बना लिया है। मुसलमान मसला, ये बेसिकली, ये चाहे गजा वाला यहूदी भी होता और मारने वाला मुसलमान होता, तो मेरा यही भी होता जो आज है। ये मसला इस मजहब का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। ये मसला जालिम और मजलूम का है कि इस वक्त मजलूम गजा वाला है या मजलूम इसराइल है। सवाल ये है। या आपने जो बात शुरू की थी अजीजी साहब, कि हमारे लिए बड़ा हसास है, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल उल्टी बात कहता हूँ। अच्छा, हमारे लिए हम वाहिद मुल्क है जिसके लिए गैर हसास है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप गजा के मामले के ऊपर पूरी दुनिया के डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें, वहाँ के डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन देख लें, उसमें सबसे कम पार्टिसिपेशन जो अगर होगी वो पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान में कोई बड़ा मुजाहरा गजा के लिए नहीं हुआ है। पाकिस्तान में कोई गजा के बारे में, कोई इंसानी हमदर्दी का सब्जेक्ट के बारे में पाकिस्तानियों ने कोई बड़ा मुजाहरा करके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की है। ये हमारी कौम की बेहसी की अलामत है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू ये है कि इसराइल जो है वो इसराइलियों के हाथों से तबाह होगा, मुसलमानों के हाथों से तबाह नहीं होगा। वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, वो हमें नहीं दिखा रहा, वो इसराइलियों को दिखा रहा है। आप थोड़ी सी बात को मेरी गौर करें, मैं क्या कह रहा हूँ। वो इसराइलियों की जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, उनको ये दिखा रहा है कि मैं आखिरी सेवियर हूँ ज्यूज का इस इलाके में। अगर मैंने हल्का हाथ रखा तो ये मुसलमान तुम्हें खत्म कर देंगे, ये फलस्तीन को खत्म कर देंगे, तो इनको पूरी तरह मारो। ये उसकी फिलॉसफी है नेतन्याहू की। और ये नेतन्याहू की फिलॉसफी जो है वो नाकामी की तरफ जा रही है। मैं आपको मैंने हिस्ट्री की बात की थी, मैं आपको एक और हिस्ट्री का वाकया सुना देता हूँ कि जो इज़ुद्दीन कस्साम साहब थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि मुझे ज्यूज से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला ज़ायनिस्ट के साथ है। तो जो ज़ायनिस्ट हैं उनकी फिलॉसफी है वो गलत है, तो मैं जंग ज़ायनिस्ट से कर रहा हूँ, ज्यूज से मेरी कोई जंग नहीं है। जी, ज्यूज तो ऑर्थोडॉक्स वो अगेंस्ट इस वॉर के। अच्छा, और जहां तक मेरी बात गलत या सही, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तकरीबन 2 से 3 लाख ज्यू गजा में रहते, अच्छी खासी बड़ी तादाद में ज्यू गजा में रहते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेतन्याहू जैसे बंदे इसराइल में गवर्नमेंट करते रहे तो वो इसराइल को नुकसान पहुंचा देंगे। यही हाल मोदी का इंडिया में है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो आ गए हैं रिलीजियस के, पहले ये सिर्फ मुसलमानों में हुआ करते थे, अब ये नॉन मुस्लिम में भी आ गए हैं और इन्होंने अपनी स्टेट्स को तबाह कर देना है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसराइल की बुनियादों को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इसराइल सिर्फ उस वक्त बाकी रह सकता है जब इसराइल जालिम हो या जबरदस्ती पकड़ के बैठे। हमास हमेशा से इस्लामिस्ट है। तो अब सवाल ये है कि हम इस्लामिस्ट और सेकुलरिस्ट में लड़ते रहेंगे और इसराइल हमें मारता रहेगा। यही हो रहा है। ये सवाल गलत है ना जी। तो यहाँ पर हमें बैठकर एक रिकंसिलिएशन करनी चाहिए कि भाई हमारी जंग, पहले तो भाई उस दुश्मन से लड़ो ना, बाद में आपस में लड़ लेंगे। ठीक।
ऐसे ही देखिए है। ना, बात ये ना कि पीएलओ के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा ना जनरली। हाँ नहीं, कुछ नहीं हो रहा वेस्ट बैंक में, वो वाले मामला नहीं है जो कि गजा स्ट्रिप पे। हाँ, नाबलूस है, हेब्रोन है, उनके पास बड़ा एरिया है, वो अपने कंफर्टेबल बैठे हैं। तो हमास के खिलाफ जंग हो रही है, तो जी और ना पीएलओ हमास की सपोर्ट कर रहा है। जी, ठीक पीएलओ है ना, नहीं कर रहा हमारा। पीएलओ ने तो नहीं कहा ना कि हम जंग में जाएंगे। वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर हम आपके प्रोग्राम पूरा सच टीवी, एक बहुत ही ज़्यादा हसास बर्निंग इशू, गज़ा की जो वॉर सिचुएशन इस वक्त है, ओवरऑल जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ आज फिर शब्बर ज़ैदी साहब जुड़े हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बर साहब, इस हवाले से जो जो हसासियत पाकिस्तान में पाई जाती है, गज़ा वॉर में जो कुछ नुकसानात अब तक हो चुके हैं, अवाम बड़ी अच्छी तरह आगाह है। थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दीजिएगा, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? फिर हम इसकी डिटेल में जाएँगे, बहुत सारे हमें सवाल करने हैं ज़रूरी आपसे, और आपसे उसके हवाले से मालूमात चाहिए हमें। तो आप प्लीज़ ज़रा-सा इसका एक ओवरव्यू दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजीज़ी साहब, जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन की और गज़ा की, और ख़ास तौर पे गज़ा की, तो हमें थोड़ा-सा इसमें मैं 5 मिनट लूँगा आपके तारीख़ी पस-ए-मंज़र से, ठीक और है, उसको आपके आपके सामीन बहुत एन्जॉय करेंगे और बिल्कुल ठीक बहुत है। उसको एप्रिशिएट करेंगे। देखिए, ज़रूर। आपने आपने एक कुरान मजीद की सूरत पढ़ी होगी, सूरह कुरैश। जी, सूरह कुरैश ये कहती है कि हमने कुरैश को नवाज़ा और उनको तिजारत के लिए जगह, हमने उनको तिजारत के लिए प्रोवाइड किए, और उसको वो एक सफ़र करते हैं तिजारत के लिए। ये सूरह कुरैश का डिस्कशन है। ठीक सूरह है। कुरैश जो है, अगर इसको जब आप प्रैक्टिकली प्रेज़ करते हैं, तो ये जो मक्का मुअज़्ज़मा है, ये दरमियान में पड़ता है ज्योग्राफिकली 2 बंदरगाहों के। एक ठीक। बंदरगाह है बहरे अरब की, जिसका नाम है अदन, अच्छा। और एक बंदरगाह है बहरिया ओकियानूस की, जिसका नाम है गज़ा। अगर अगर आप नक्शे में गज़ा से लेकर यमन तक एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन के दरमियान में मक्का मुअज़्ज़मा आएगा। अच्छा। जी, और ये सूरह कुरैश ये कहती है कि हम, और ये जो यमन से लेकर गज़ा तक है, ये ओरिजिनली पुराना सिल्क रूट है। जो ठीक। जिस ज़माने में जो तिजारत होती थी, वो सारी इंडिया, चाइना से यमन आती थी, और यमन से मक्के के कुरैश, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ात भी शामिल थे, वो उसको लेकर गज़ा तक जाते थे, और गज़ा से आगे वो कश्तियों में यूरोप की तरफ चली जाती थी। ठीक। ये जो अरब का पूरा कल्चर है, ये इस पे डिपेंड करता है। और गज़ा जो इसका सूरह कुरैश ये कहती है कि हमने कुरैश को दोनों मौसम दिए। तो गर्मियों के मौसम में कुरैश जाया करते थे गज़ा की तरफ, जो कि नॉर्थ पर है, और सर्दियों के मौसम में कुरैश जाया करते थे यमन की तरफ, जो कि साउथ पर है। तो ये सूरह जो कुरैश है, वो एक्चुअली गज़ा और यमन ट्रेड के बारे में है। ये हमारे मुसलमानों को बहुत कम पता है कि गज़ा का अहमियत क्या है। जी। दूसरी गज़ा की अहमियत ये है कि ये जितने भी मक्के के काफ़िले थे, जो मक्के से जाते थे, तो उनका आखिरी डेस्टिनेशन गज़ा हुआ करता था। अच्छा। और जब मक्के में कहत पड़ा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के वालिद हाशिम के ज़माने में, जिनका नाम उमरू था, ठीक। तो वो गए थे उस वक़्त तिजारत के काफ़िले में, गज़ा में थे, और उन्होंने फिर वहाँ से मेडिटेरियन से गंदुम खरीद कर लेकर आए थे, जो उन्होंने चूरा बना के भेजा था, जिसकी वजह से उनका नाम हाशिम हो गया था। अच्छा। तो ये अच्छा। जो, और अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे,
तो उसमें लिखा है कि गजा जो है, जो हजरत हाशिम थे, उन हजरत हाशिम अलैहिस्सलाम का जो थे, उनका जो रोज़ा मुबारक है वो गजा में है। अच्छा, और उसकी दूसरी जो गजा की है वो रेलिवेंट ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद माजिद थे हजरत अब्दुल्ला भी जब उनका इंतकाल हुआ तो गजा के सफर पे गए थे और वापसी में रास्ते में वो मदीना मुनव्वरा के मकाम पर उनका इंतकाल हुआ और वो मदीना मुनव्वरा के रास्ते में कहीं इंतकाल उनकी उनकी खबरें मुबारक मौजूद है। तो गजा एक बहुत तारीखी अहमियत रखता है मुसलमानों की अरबों की ट्रेड हिस्ट्री में, क्योंकि ये आखिरी पोर्ट है मेडिटेरियन के लिए अरब इलाके की। इसके बाद आगे समंदर है और समंदर के बाद यूरोप है और सिसिली है और कब्रस है। तो तारीख में गजा बहुत पुराना शहर है, इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ अजीजी साहब कि ये हमेशा से, क्योंकि ये इलाका क्योंकि ये पोर्ट था और इसका बहुत पुराना रोल था, तो यहाँ पर अरब लोग सेटल हो गए। इसीलिए आप देखें कि गजा में जो आज जंग हो रही है, ये ओरिजिनल फलस्तीनी और अरबी स्पीकिंग है और ये वहाँ पे अरसा दराज से रह रहे हैं। इनकी 3000 2500 साल पुरानी तारीख है और ये बेसिकली एक ट्रेडिंग पोस्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फलस्तीन फतह किया तो उसमें गजा भी था और ये भी तकरीबन रवायत है कि हजरत उमर भी गजा गए थे और ये भी रवायत है कि जनाब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गजा तशरीफ ले जा चुके हैं। ये भी रवायत है अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो। जी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि गजा जो है मुस्लिम सेटलमेंट बना। अच्छा, उसके बाद जब इसराइल बना और इसराइल बनने के बाद जब ये इसराइल के अंदर पीएलओ आ गई, फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यासिर अरफात की थी और इसमें वो जॉर्ज हब्बाश वगैरह होते थे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी पीएलओ, ये एक्चुअली सेकुलर और लेफ्ट साइड की थी, मतलब दे वर वेरी क्लोज टू रशियंस के साथ थे। ठीक। तो जो गजा का इलाका था वो इलाके में पीएलओ वाले कभी भी अपना असर और रसूख नहीं जमा सके और जो गजा के इलाके के लोग थे वो मजहबी जहनियत ज्यादा रखते थे। तो वो एक जमात जिसका नाम बहुत पुरानी जमात है मुस्लिम ब्रदरहुड। अच्छा, मुस्लिम ब्रदरहुड एक जमात है जो कि हसन अल बना, सैयद कुतुब, मौलाना मौदूदी, तैयब अरबकान, ये वो एक जमात एक फलसफा है मुस्लिम ब्रदरहुड का। जी, जिन लोगों ने ये गजा उन लोगों के पास चला गया और गजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की जो हमास है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का एक आउटलेट है, ऑफशूट जी। ऑफशूट है। अच्छा, इसमें ये अच्छा, इनका जो सबसे बुनियादी मसला ये है कि ये पीएलओ के सेकुलर निजाम को नहीं मानते। अच्छा, वो कहते हैं कि मजहबी होना चाहिए और पीएलओ क्योंकि सेकुलर है इसलिए हम पीएलओ के साथ रिकंसाइल नहीं कर सकते। और इसी वजह से एक वक्त में पीएलओ और हमास के दरमियान में गजा में जंग हुई और बाद में हमास वालों ने पीएलओ को गजा से निकाल दिया और अब इसलिए गजा में सिर्फ हमास है और पीएलओ नहीं है। और जब वहां इलेक्शन हुई तो हमास जीत गई और पीएलओ हार गई। तो गजा जो है वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड का एरिया है और वो लोग ये चाहते हैं कि इनके ये वो बात है जो चाहती है कि दुनिया में मजहबी इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। मगर इनके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि ये टेररिस्ट नहीं है। अमेरिकन ये कहते हैं कि टेररिस्ट हैं। हमास वालों ने कभी अपने इलाके के अलावा कहीं दुनिया में टेररिज्म नहीं की। मतलब हमास के बारे में ये कहा जाता है कि अपने इलाकों में जरूर इन्होंने कार्रवाइयां की हैं, मगर ये दुनिया में टेररिज्म नहीं करते और ये दुनिया में टेररिज्म पे बिलीव नहीं करते और ये सलफी भी नहीं है। ये सलफी नहीं है। ये जो ओसामा बिन लादेन वाली जमात है, ये उसके साथ इनका रिश्ता नहीं है, इनका मजहबी इख्तिलाफ है, क्योंकि मजहबी ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये सलफी नहीं है और ये टेररिज्म उस सेंस की टेररिज्म पे बिलीव नहीं करते और दो अमेरिकन इनको टेररिज्म कहते हैं।
तो ठीक। बुनियादी जो फलसफा है वो ये है कि हम, पहली बात तो ये है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि ये मुसलमान इलाका है, आज से नहीं है, ये तकरीबन 1400-1500 साल से मुसलमानों का एक सेटलमेंट है उस इलाके में, और जी। इसकी एक सिग्निफिकेंस है। हम्म। अच्छा, जब उसके बाद जब इसराइल बना, तो एक साहब होते थे, उनका नाम था इजुद्दीन कस्साम। हम्म। ये 1935 या 36 में उन्होंने एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट शुरू की, और उन्होंने गजा से शुरू की, और इसराइल के खिलाफ जो पहली लिबरेशन मूवमेंट है वो इजुद्दीन कस्साम ने शुरू की। और जो जो हमास का जो फोर्स है, जो उनकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त ऑपरेट कर रही है, उसका नाम कस्साम ब्रिगेड है। अच्छा। कस्साम ब्रिगेड ये उन साहब के नाम पर है जो कि पहले मिलिटेंट थे फलस्तीन में रिगार्डिंग दिस थिंग। अच्छा, अब हमें एक तल्ख इससे बात। पहले कि आप आगे जाएं इस हवाले से, मैं यहाँ पर एक जो एतराज बहुत सारे लोग उठाते हैं कि ये जो पार्टी जिसकी इब्तिदा आपने बताया कि मोहम्मद बिन कस्साम थे, क्या इसका कोई कनेक्शन इसराइल से था, या वो जो इल्ज़ाम है इनके ऊपर कि इसको प्रमोट करने वाले या इसकी इसकी बुनियादों में इसराइल ही वो प्रमोटर हैं जिन्होंने ये पार्टी को बनाया या इसको आगे बढ़ाया अपने खास एजेंडे को टो करने के लिए, और जो है बाद में हमास इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन अ सॉल्यूशन फॉर द ओवरऑल पैलेस्टीनियन इशू। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा प्लीज। देखिए, इसमें ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक थ्योरी हमेशा से ऑपरेट कर रही है कि फलस्तीन की पीएलओ को कमजोर करने के लिए इसराइल ने हमास बनाई। ये थ्योरी हमेशा से फ्लोट कर रही है। जी। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमास कह लें या मुस्लिम ब्रदरहुड कह लें, ये उस इलाके, ये इसराइल के शुरू के दिनों में ये वहां पर उनका असर और रसूख था। वो मुख्तलिफ जगह से अपना काम करते रहे थे। ये थ्योरी जरूर सही है कि इसराइल का जब बहुत ज्यादा जंग चल रहा था पीएलओ के साथ, और पीएलओ वाले बहुत एक्टिव थे इसराइल के साथ, यासिर अरफात वगैरह, जब उनकी फुल फ्लैग जंग चल रही थी, तो जी। ये जरूर है कि वो जो इस्लामी साइड थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू और जो हमास का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुख्तलिफ था। मगर मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट एविडेंस इस बात का मौजूद नहीं है कि हमास इसराइल की क्रिएशन है। अच्छा। ठीक। मैंने ठीक। जो हमास की हिस्ट्री पढ़ी है वो ये है कि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड की आउटपुट है। और अगर जी। आपको याद हो, तो जो अभी थोड़े दिन पहले इस जो मिस्र में जिन साहब को फांसी लगाई गई थी, मोहम्मद मुर्सी बेसिकली मुस्लिम ब्रदरहुड के आदमी थे। अच्छा। ये मोहम्मद मुर्सी जो थे, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के आदमी थे। और शायद आपको ये भी सुन के हैरानी हो कि एक जमाने में गजा वाज पार्ट ऑफ इजिप्शियन के अंडर भी रह चुका है, अच्छा। अच्छा। क्योंकि उनकी सरहद लगती है गजा के साथ। जी। 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 जी, तो अच्छा। इसलिए ये मैं इस बात को, ये पॉलिटिकली शायद उन्होंने किसी वक्त सपोर्ट किया हो, मगर ये कहना कि हमास इसराइल ने बनाई थी, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता। जी। मगर ठीक। ये थ्योरी जरूर है जरूर, ये इसके बारे में बात की जाती है, बिल्कुल ये बात है। जी। और प्लस ये कि ये भी कहा जाता है कि हमास सिर्फ एक इस्लामिक जो जो रिवॉल्यूशन है उसी को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि हमास के अंदर उस इलाके के बसने वाले क्रिश्चियन और कुछ जूस भी शामिल हैं जो कि उस जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपनी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ 100% मुसलमानों की जमात है। हमास के अंदर जो डोमिनेंट मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, मगर उस इलाके के बसने वाले क्रिश्चियंस भी हमास का हिस्सा हैं। आप क्या नहीं, कहते हैं इस बारे में? वो बात दुरुस्त है। मगर मगर ये मैं बता दूं आपको कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की थ्योरी, जो फिलॉसफी है, वो वो आप कह लें कि सुन्नी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है। वो ये बिलीव करते हैं। अच्छा, ये भी बात याद रखिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक स्टेट से ऊपर है। मतलब वो कहते हैं कि पूरी इस्लामी उम्मा है, वो इस बात में बिलीव नहीं करते कि नेशन स्टेट उस तरह चले। नेशन स्टेट का मगर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान, उसामा बिन लादेन में एक फर्क है, और जी। मुस्लिम ब्रदरहुड
और तालिबान या जो उसामा बिन लादेन थे, ये वो लोग नहीं हैं, ये सलफी नहीं है, ना ये आईएसएस के लोग हैं। ये कंपैरेटिवली पीसफुल लोग हैं और ये लोग सिर्फ अपने इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर कोई टेररिज्म या किसी किस्म की कार्रवाई के लिए नहीं काम करते। मेरा ज़ाती ये स्टडी ये बताती है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आगे चलते हैं और आज की सिचुएशन पे आ जाते हैं। जिस वक्त हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, देखिए अजीज साहब, आज की सिचुएशन में आने से पहले हमें फिर तारीख के अंदर जाना का नक्शा है। जो आज फलस्तीन है, जो आज फलस्तीन का इशू है, इस फलस्तीन के इशू के अंदर से हम मुसलमानों की तारीख का वो मैं कहता हूँ स्याही कहेंगे, पहलू नहीं निकाल सकते, जिसमें अरबों ने टर्किश को निकालने के लिए फ्रेंच और इंग्लिश के साथ कोलैबोरेट किया और इस इलाके को डिवाइड कराया और ये सारी स्टेट्स बनी, जिसमें जिस प्लान में एक हिस्सा इसराइल के बनने का भी था। तो ये अब जब हमने अपनी साइड चेंज की है और अरब स्टेट ने अपनी साइड चेंज करने की कोशिश की है, तो ये मसला पैदा हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि बेलफोर एग्रीमेंट जो था या जो कुछ भी हमने टर्किश एम्पायर को के खिलाफ किया था अरब्स ने, ये उसका पेशखेमा है जिसका नाम आज इसराइल है। तो अब उस तारीख को हम दोबारा अपनी तारीख की किताबों से मिटा नहीं सकते। ठीक, और शायद मैं आपको थोड़ी सी तारीख को और वाज़ेह कर देता हूँ। एक आदमी था जिसका आपने नाम सुना होगा, आपकी शायद आपने पढ़ा भी होगा। एक आदमी था जिसका नाम था शरीफ हुसैन ऑफ मक्का। एक आदमी था, उसका नाम था शरीफ हुसैन ऑफ मक्का, जो कि हिजाज जो है आज मक्का मदीना, उसका रूलर था। उन्होंने कोलैबोरेट किया गोरों के साथ कि हम इस इलाके को आजाद कराएंगे फ्रॉम टर्किश। और उन्होंने कहा कि जब आजाद करा लेंगे तो पूरे अरब मुल्कों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और 3 हिस्से जो हैं वो शरीफ हुसैन और मक्का के 3 बेटों को दिए जाएंगे। अच्छा, तो एक बेटे को दिया गया हिजाज, जो कि आज सऊदी अरेबिया है। एक बेटे को दिया गया इराक और एक बेटे को दिया गया सीरिया और जॉर्डन और फलस्तीन। ये 3 मुल्क बने जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने और शरीफ हुसैन और मक्का के 3 बेटों को गोरों ने यहाँ इंस्टॉल किया। इसी इंस्टॉलेशन के अंदर मशहूर व मारूफ हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी है। ठीक है। और ये जो शाह हुसैन है, शाह हुसैन जो है, जो आज शाह हुसैन का बेटा है, शाह हुसैन के जो दादा थे अब्दुल्ला साहब जो थे, वो शरीफ हुसैन और मक्का के पोते थे। अच्छा। और जो इराक में जब रेवोल्यूशन आया, जो फैसल थे इराक वाले, शाह इराक फैसल ऑफ इराक, वो शरीफ हुसैन और मक्का के बेटे थे। अच्छा। तो हुआ ये कि पहले इस पूरे इलाके में गोरों ने इंस्टॉल किया शरीफ हुसैन और मक्का की फैमिली को। ओके। और फिर इस इलाके में 2 इनकलाब आए। एक इनकलाब आया सऊदी अरेबिया में, जिसमें सऊदी फैमिली ने शरीफ हुसैन और मक्का वाली फैमिली को निकाल के सऊदी निजाम ले आए। अच्छा, किंग सऊद वाला फैमिली। और इराक में फैसल साहब को मिलिट्री ने टेक ओवर करके अब्दुल करीम कासिम साहब ने कत्ल कर दिया फैसल साहब को, और इराक में मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई। इसके बाद आरिफ आए, आरिफ के बाद सद्दाम हुसैन आए। और उनकी जो आखिरी गवर्नमेंट रह गई वो जॉर्डन में है, और जॉर्डन वाले जो हैं वो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। और वो अपने आप को, अगर आप जॉर्डन वालों से बात करें तो वो अपने आप को पूरे अरब का किंगडम का किंग कहते हैं, और वो उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये है। और आपको शायद ये बात पता हो कि किंग जो हुसैन थे, उनके ग्रैंडफादर जो अब्दुल्ला थे, उनको मस्जिद अक्सा सीढ़ियों पे गोली मारी गई थी, वहां उनका मर्डर हुआ था। ओके। ठीक है। और वो आखिरी बादशाह थे जिनका
था। और आप ये भी नोट करिएगा कि सबसे ज्यादा लॉयल जो कंट्री है जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द इंपीरियल पावर, वो जॉर्डन है। वो मोनार्की आज तक चल रही है उसी तरीके से। नहीं, और उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो ब्रिटिश एम्पायर के बहुत क्लोज हैं, मतलब आप ये समझे। अच्छा, जब ये डिवीजन हुई, उस डिवीजन में एक जो 2-3 बड़े फैसले हुए, उसमें एक फैसला हुआ कि फलस्तीन में एक ज्यूइश स्टेट बनाई जाएगी, जो आज इसराइल की शक्ल में है। ठीक। और ये मैं अफसोस से कहता हूँ कि इसके बनने में मुसलमानों का कंसेंट था। When you say मुसलमानों का कंसेंट था, that means the entire OIC के अम्ब्रेला के अंदर जितने भी लोग हैं वो, या अरब की बात कर रहे हैं आप सिर्फ? नहीं, मैं अरब की बात कर रहा हूँ। मैं अरबी की बात कर रहा हूँ। जो अरब थे उनका कंसेंट था। अच्छा, मैं ये बताता हूँ ये क्यों था। मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखिए, मुसलमानों में एक खिलाफत चल रही थी, जो कि चल रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से। जी। उसमें एक सर्टेन टाइम के बाद खिलाफत चली गई थी उस्मानियों के बाद जाकर टर्किश के पास। जी। और टर्किश को अरब पसंद नहीं करते थे, बल्कि ऑफ अगर आप गौर कोर्स करें अरब तो के ऊपर वो उनकी रूलिंग की है, उन्होंने हुकूमत की अरब पे, तो वो टर्किश क्यों बल्कि अगर अरब आप क्यों गौर पसंद करें करें? तो टर्किश को अरब आज भी पसंद नहीं करते। जी जी, अगर ऐसा ही आप है। गौर करें तो टर्किश अरब के रिलेशन अच्छे नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। जी। तो ये तो ये अ, तो जब अरब ने, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अरबों ने अपने फायदे के लिए, टर्किश के फायदे के लिए एक गैर को अंदर घुसाया, और जब गैर अंदर घुसा तो उसने फिर आपके साथ ये किया। ठीक। इसमें हमें हमें इस तारीख के तल्ख पहलू को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, आज भी फ़लस्तीन वालों के साथ बहुत कंफर्टेबल ताल्लुकात नहीं है सऊदी अरेबिया के। जी, ऐसा ही है। ठीक है ना? और आपको याद होगा कि जॉर्डन से भी फ़लस्तीन को निकाला गया था। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही और है। उसमें हमारे हमारे ज़िया-उल हक साहब गए थे निकालने के लिए। जी, 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 जी। ठीक है ना? जी, तो वो पट्टा पहनते थे, वो उसी वजह से मिला था शायद। हाँ, वो बैंड पहनते थे, वो बैंड उन्हीं की वो ही थी, जो उन्हें जॉर्डन से निकाली गई थी। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, अब ये जब गौरव, तो मेरा मकसद है कि इसराइल को बनाने में हमारे बहुत सारे हाथ हैं। मैं जजी साहब एक बात आपको बताता हूँ, जो दुनिया की तल्ख तरीन चीजों में से एक है। आपको एक बात शायद पता हो या नहीं पता हो, जो दुनिया में रेलवे लाइन लगाई जाती है ना, जी, जी, रेलवे लाइन लगती है, रेलवे लाइन बनती है, रेलवे लाइन चलती है। जी। दुनिया में एक रेलवे लाइन थी जो बनी हुई थी, उसे खत्म किया गया। अच्छा। वो थी वो थी डेमेस्कस मक्का रेलवे। ओह! ओके। अच्छा। उसका नाम था ट्रांस अरेबियन रेलवे सिस्टम, जो दमिश्क से आती थी और मक्के में आती थी, जो हाजियों को ले जाती थी और लाती थी। और बिना के अंदर और मदीने के अंदर रेलवे स्टेशन आज भी है, वो वाला। और जब ये अच्छा। रेवोल्यूशन आया तो पूरी रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। आज वो रेलवे लाइन नहीं है। हुँ, हुँ, ट्रांस हुँ। अरेबियन रेलवे उस जमाने में चलती थी, रेलवे लाइन चलती थी यहाँ पर, और लोग हज पे रेल में जाया करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। मदीने में स्टेशन था, मक्के में स्टेशन नहीं था, मदीने में स्टेशन था। ठीक है? ओके। सर, वो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने ऑटोमन एम्पायर को गिराया और उसको बाद गोरे आए तो इसराइल बन गया। ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये था कि जब इसराइल बन गया, इसराइल के बनने के बाद जो फ़लस्तीनी थे, उनका क्या बनेगा? सवाल ये था, और ये कभी सेटल नहीं हो सका। ठीक। और अगर आपको याद हो तो शायद अगर मैं सही हूँ या नहीं हूँ, कायदे-आज़म की मुलाकात हुई थी या कायदे-आज़म की करस्पॉन्डेंस हुई थी अमीन अल हुसैनी के साथ, जो कि मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे, अमीन अल हुसैनी। उनके साथ कायदे-आज़म की करस्पॉन्डेंस हुई थी, और कायदे-आज़म का एक सॉफ्ट कॉर्नर था फ़लस्तीनियों के लिए। वो इस जी, बारे में काफ़ी एजुकेटेड थे और काफ़ी उन्होंने इससे बात भी की है। जी, ठीक जी। है? अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आ गई है वो ये आ गई है, जो रिज़वी साहब, कि अगर कभी, मैं ये समझता हूँ जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है,
इस वक्त जो गजा में कुछ हो रहा है। जी हमने जो गलती की है और जो मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमने गलती जो की है और मैं अभी भी समझता हूँ गलती की है कि हमने गजा वाले मसले को जी जी इंसानी मसले से हटाकर मुसलमान मसला बना लिया है। मुसलमान मसला बना, ये बिल्कुल बेसिकली, ये चाहे गजा वाला यहूदी भी होता और मारने वाला मुसलमान होता तो मेरा यही व्यू होता जो आज है। ठीक ठीक ये मसला इस मजहब का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। ठीक। ये मसला जालिम और मजलूम का है जी, कि इस वक्त मजलूम गजा वाला है या मजलूम इसराइल है। सवाल ये है, या जालिम इसराइल है या मजलूम कौन है। जब हम मजलूम के नाम के साथ एक टैग लगा देते हैं कि मजलूम इसलिए है कि मुसलमान है, तो हम उसके कॉज को खराब कर रहे हैं। मजलूम मजलूम है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मतलब मैं तो कहता हूँ चाहे वो जानवर हो, ठीक है। मजलूम मजलूम है। जी, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी तारीख हमास की है, जो भी कुछ इस हमास हमास करता रहा है, जिसकी पार्टी हमास है, जो भी उनका बैकग्राउंड है, जो जिस तरीके से इसराइल वहां पर ऑपरेट कर रहा है, ये इंसानी खतरों के खिलाफ है। इसका कोई ताल्लुक इस्लाम और गैर इस्लाम से नहीं है, ये इंसानी माशरे के लिए खिलाफ है। आपने जो बात शुरू की थी अजीजी साहब, कि हमारे लिए बड़ा हसास है, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल उल्टी बात कहता हूँ। अच्छा हमारे लिए हम वाहिद मुल्क है जिसके लिए गैर हसास है। अच्छा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप गजा के मामले के ऊपर पूरी दुनिया के डिमॉन्स्ट्रेशन देख लें, वहां के डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन देख लें, जी, उसमें सबसे कम पार्टिसिपेशन जो अगर होगी वो बहुत सही। पाकिस्तान की होगी। जी पाकिस्तान में कोई बड़ा मुजाहरा गजा के लिए नहीं हुआ है। जी पाकिस्तान में कोई गजा के बारे में, कोई इंसानी हमदर्दी का सब्जेक्ट के बारे में पाकिस्तानियों ने कोई बड़ा मुजाहरा करके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की है। ये हमारी कौम की बेहसी की अलामत है। ये पिछले कुछ सालों से जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में रहा है और जिस तरह की अनरेस्ट रही है और फिर इलेक्शन का सिलसिला रहा और जितनी भी मजहबी जमातें जो इसमें लीड लिया करती थी वो उनकी तवज्जो दूसरी तरफ रही है, जिसकी वजह से ये कोर इशू जो हमारा किसी ज़माने में फ़लस्तीन के लिए अवाम की मेरे ख़्याल में जो सेंटिमेंट्स हैं वो अपनी जगह हैं, मगर कलेक्टिव एफर्ट रोड के ऊपर नज़र विजुअल विजुअल उसके नज़र नहीं आए। जिस तरह यूके में डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, जिस तरह इवन वेस्ट में हुई है, पूरे वेस्ट में हुई है। मुस्लिम बेल्ट में उसकी कोई इवन इंडिया में, नहीं, बांग्लादेश मुस्लिम में बेल्ट कहीं में नहीं। नहीं। देखिए सर, अजीज साहब, मुस्लिम बेल्ट पे नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में भी हुई, इंग्लैंड में भी हुई, इवन इसराइल में हुई। जी, देखिए, मैं आपको थोड़ी सी और बात वाज़ेह कर देता हूँ। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने कराची में नॉन 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 मजहबी जमातों की रैली निकाली थी शारा कायदीन पर गजा के लिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि जब हम रैली का स्टार्ट कर रहे थे तारिक रोड के पास, जी, जी। हमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हमारे पास 200 आदमी नहीं था। ओफ! अच्छा। हमारे पास 200-250 आदमी नहीं था। तो हम ये सोच रहे थे कि हम किस मुँह से जाएँगे लेके, कि हम कह रहे हैं कराची में रैली निकाल रहे हैं। हमने उसको अच्छा खासा पब्लिसाइज़ किया था। फिर चलो शुक्र है कि 2-4 हज़ार आदमी आ गया और 5,000 आदमी आ गया तो हमारी इज़्ज़त रह गई और हमने एक रैली निकाली। मैक्सिमम अगर आप कराची जैसे शहर में समझे तो होगा कोई मैक्सिमम कोई 5,000 आदमी, 5,000 भी नहीं होगा मेरा ख्याल है, 3-4 हज़ार आदमी था टोटल जो गज़ा की रैली है हमारी कराची में थी, उसके अंदर आया। जो कि जबकि इसमें तमाम सियासी पार्टियाँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए आईं। पीपल्स पार्टी वाले भी आए, एमके वालों ने तस्वीरें खिंचाई, एएनपी वाले भी आए, आफाक अहमद हकीकी वाले भी रास्ते में आके तस्वीर खिंचा के चले गए, मगर पब्लिक पार्टिसिपेशन 0 थी। ये मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर था, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी। जब हमारा टाइम 3 साढ़े 3 बजे था, जब हम वहाँ पहुँचे, तो हम ऑर्गेनाइज़र थे और कोई 50 आदमी और थे। फिर अच्छा। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने देखा, मगर उसकी 2 वजूहात है। एक तो हमारे यहाँ फ़ियर है कि पता नहीं अगर जुलूस में जाएँगे तो क्या होगा और पता नहीं क्या टियर गैस होगी, क्या होगी। और हमारी
हम उसको इतना ज्यादा कार्डन ऑफ कर देते हैं इलाकों को कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन तकरीबन 0 हो जाती है। देखिए ना, अगर मैं ताज रोड से रैली निकाल रहा हूँ और आप 4 मील दूर से ट्रैफिक बंद कर दें, 3 मील दूर से ट्रैफिक बंद कर दें, तो लोग कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? कहाँ पार्क करेंगे? कहाँ से आएंगे? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे मैं था, मेरे साथ तो ड्राइवर था, तो मैंने कहा यार तुम यहाँ गाड़ी मुझे छोड़ के चले जाओ, वापस आ जाना, तो वो आ गया। बट जो आदमी बेचारा बस में आ रहा है, रिक्शे में आ रहा है, वो कैसे आएगा? तो मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गजा का मसला हसास है, सबसे कम हसास पाकिस्तान में है। और अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के मीडिया ने कोई अच्छी रिपोर्टिंग भी नहीं की है। दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, मगर अब आता है सवाल कि गजा में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक। मेरा जो एनालिसिस ये कहता है मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसराइल जो है वो गलती कर रहा है, और उनको ये अंदाजा नहीं था कि वो जब इस तरह एग्रेशन करेंगे उस पे दुनिया का रिएक्शन क्या आएगा। और पास्ट में वो उनका जो एग्रेशन था वो छुपता रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं हुआ तक होता था। ठीक। और मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती व्यू ये है कि इसराइल जो है वो इसराइलियों के हाथों से तबाह होगा, मुसलमानों के हाथों से तबाह नहीं होगा। मैं इसको जवाब को क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो इसराइल की जमात इस्लामी है। ठीक। वो मतलब इसराइल में एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है। जी। जो इसराइल के जो मॉडरेट लोग थे वो पीछे हो गए हैं, और इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है। और इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपनी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन को मजबूत करने के लिए मजीद एक्सट्रीमिज्म कर रहा है। मैं ठीक। वादे वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। वो हमें नहीं दिखा रहा, वो इसराइलियों को दिखा रहा है। आप थोड़ी सी बात को मेरी गौर करें, मैं क्या कह रहा हूँ। जी। वो इसराइलियों की जो उसकी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है उनको जी। ये दिखा रहा है कि मैं आखिरी सेवियर हूँ ज्यूज का इस इलाके में। अगर मैंने हल्का हाथ रखा तो ये मुसलमान तुम्हें खत्म कर देंगे, ये फलस्तीन तुम्हें खत्म कर देंगे, तो इनको बुरी तरह मारो। ये उसकी फिलॉसफी है नेतन्याहू ठीक। की। और ये नेतन्याहू की फिलॉसफी जो है वो नाकामी की तरफ जा रही है। मैं आपको एक इस पे मैंने हिस्ट्री की बात की थी, मैं आपको एक और हिस्ट्री का वाकया सुना देता हूँ कि जो इजुद्दीन कस्साम साहब थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि मुझे ज्यूस से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला ज़ायनिस्ट के साथ है। तो जो ज़ायनिस्ट हैं उनकी फिलॉसफी है वो गलत है। तो मैं जंग ज़ायनिस्ट से कर रहा हूँ, ज्यूस से मेरी कोई जंग नहीं है। जी, और यूज तो शायद ऑर्थोडॉक्स वो अगेंस्ट इस वॉर के। अच्छा, और जहां तक मेरी बात गलत या सही, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तकरीबन 2 से 3 लाख ज्यू गजा में रहते हैं। जी। अच्छी खासी बड़ी तादाद में ज्यू गजा जी। में रहते हैं। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नेतन्याहू जैसे बंदे इसराइल में गवर्नमेंट करते रहे तो वो इसराइल को नुकसान पहुंचा देंगे। यही हाल मोदी का इंडिया में है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो आ गए हैं रिलीजियस के, पहले ये सिर्फ मुसलमानों में हुआ करते थे। अब ये नॉन मुस्लिम में भी आ गए हैं और इन्होंने अपनी स्टेट्स को तबाह कर देना है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसराइल की बुनियादों को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इसराइल सिर्फ उस वक्त बाकी रह सकता है जब इसराइल जालिम हो या जबरदस्ती पकड़ के बैठे। अब जब इसराइल जुल्म करेगा और तो इसराइल बहुत अरसे तक जुल्म जो है वो बाकी नहीं रहता, और इसराइल के खिलाफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाएगी, और उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल दुनिया में भी और अपने इलाके में भी कमजोर होगी। और ये बात गजा की जंग ने साबित कर दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कल जो सीज फायर हुआ है ये इसराइलियों ने कराया है। वो दे वांट टू नाउ रिट्रीट कि यार ये जंग खत्म हो और हमारे लिए अजाब खत्म हो, क्योंकि उनको ये लेने के देने पड़ गए। अच्छा। अच्छा, अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये जो
वाकया हुआ था, गजा का जंग शुरू हुई थी, ये तो हमास ने शुरू की थी। जी। अच्छा, इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे पास सामने नहीं आती, जो लोगों को शायद पता नहीं है, जितने भी हमास के बड़े लीडर हैं, हम्म। अभी भी जो लीडर हैं, जी। उनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस वक्त गजा में नहीं हैं। ठीक। दे आर मोस्टली इन कतर एंड अदर कंट्रीज। हम्म। हम्म। अच्छा, और उनमें से मेजॉरिटी लीडर में से 80% लीडर वो हैं जो बहुत लंबे अरसे तक इसराइली जेलों में रहे हैं। अच्छा। आप समझें कि ये एक सप्रेस्ड जनरेशन है, जिनको इसराइलियों ने जेलों में बंद किया हुआ था। जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने इस मूवमेंट शुरू की है। वो एक मेरा रिबेलियस। हाँ, मेरा ये ज़ाती भी मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने किडनैपिंग की थी, ओरिजिनली अगर आप देखें ना, इस जंग से पहले इन्होंने जी। जंग में क्या किया, इन्होंने जाकर कुछ इसराइलियों को उठा के किडनैप कर लिया। जी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये उन्होंने किडनैपिंग की थी टू नेगोशिएट फॉर द रिलीज ऑफ द इन हमास। प्रिजन पैलेस्टीनियन, जो ये हर दफा होता है, इसी तरह से करते हैं वो, हाँ, सेम तो ऑपरेशन शायद बेसिकली। उसका ये रिटेलिएशन है और ये चीज़ इस तरह सेटल हुई है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो वॉर हो रही है, जो गज़ा में इस वक़्त जंग हो रही है, ये ना गज़ा का में हमास को ख़त्म कर सकेगी, ना ये इसराइल के लिए कोई फ़ायदा हो सकेगा, और ये एक सिंबल बन गया है इंसानियत के लिए कि जी, इंसानियत का मसला अगर होगा तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी। और जनरली दुनिया का जो रिस्पॉन्स है वो इस मामले में अच्छा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इस हवाले से लोगों में बहुत अवेयरनेस है, वेस्ट ने जो आवाज उठाई है। मगर आपके ख्याल में डैमेज इज नॉट ऑलरेडी बीन डन, के जितना जिस किस्म की हमारे पास डेथ टोल आज की डेट की जो है वो 32,000, क्या 33,000 के करीब है, और इसराइल की तो 1,000 अमवातें हुई हैं। तो जिस तरह का नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिस तरह की इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वो पूरा बेल्ट तो मेरे ख्याल में इंसानियत के लिए रहने की, क्या वहां तो जानवरों के लिए भी साजगार माहौल नहीं है रहने का। तो ये आगे कैसे क्या होगा इसका, तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पर। देखिए अजीज साहब, एक बात आप याद रखें कि गजा इकोनॉमिकली एक वायबल जगह नहीं है। ये अच्छा। 20 मील बाय 80 मील का एरिया है। जी, एक स्ट्रिप ही है। स्ट्रिप है, मतलब 80 मील की लेंथ है इसकी, और जनरली इसकी डेप्थ जो है वो 20 मील की है। ठीक है। जी। और इसमें कोई बड़ा रिसोर्स ऑफ वाटर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। मोस्टली ये ट्रेड पर रिलेट करते हैं, मछली का काम कर, मछली है। और इनके बहुत सारे लोग जो है वो ओवरसीज। ओवरसीज हैं, और जाकर ये इसराइल में भी काम करते हैं। तो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं, इलाका वायबल नहीं है। जो चीज परेशान कौन है ना, वो ये नहीं है अजीज साहब। अभी रिसेंटली जो हमास के लीडर का बयान आया है, कल शायद आया है, परसों आया है, उसने कहा है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त पीएलओ है, महमूद अब्बास है। मगर उसने आगे मगर लिखा है। अच्छा। मगर मगर उस वक्त है जब वो अपना सेकुलरिज्म छोड़े। अच्छा। वो ये कह रहा है कि देखिए, अब मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ मुसलमानों को कि आप मजहबी के बेसिस पर अपनी क़ुव्वत को डिवाइड कर रहे हो। वो ये कह रहा है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त जो है वो पीएलओ है, मगर इसलिए मैं उनके साथ नहीं हूँ क्योंकि वो सेकुलर है और मैं इस्लामिस्ट हूँ। जी। जी। अब जी। सवाल अजीज साहब यहाँ पे, एक ये सिर्फ हमास का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका सेकुलरिस्ट है और बहुत बड़ा तबका जो है वो इस्लामिस्ट है। इस्लामिस्ट है, एक राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की जो जंग है, ये एक हाँ, चल रही है अच्छा, हर जगह। अच्छा, अब उस डिवीजन में पूरी क़ुव्वत आपकी डिवाइड हो गई है।
और ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है इन द केस ऑफ फ़लस्तीन कि पीएलओ कहते हैं कि जी हम कुछ भी कर लेंगे मगर हम इस्लामिस्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, वो ठीक है? उनकी तो कोर इश्यू है, वो शुरू से इसी चीज़ के ऊपर उनकी बुनियादें पड़ी हुई हैं, तो वो अपनी आइडियोलॉजी नहीं, को ओवरनाइट कैसे चेंज कर देंगे? हाँ, ठीक है। अच्छा, एज़ अगेंस्ट दैट हमास हमेशा से इस्लामिस्ट है। जी, जी। तो अब सवाल ये है कि हम अब इस्लामिस्ट और सेकुलरिस्ट में लड़ते रहेंगे और इसराइल हमें मारता रहेगा। यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये सवाल गलत है ना जी। तो यहाँ पर हमें बैठकर एक रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए कि भई हमारी जंग पहले तो भाई दुश्मन से लड़ो ना, बाद में आपस में लड़ लेंगे। ठीक, ऐसे ठीक ही। है ना? बात बात ये ना कि पीएलओ के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा ना जनरली। हाँ, नहीं कुछ नहीं हो रहा, वेस्ट बैंक में वो वाले मामलात नहीं है जो कि गज़ा स्ट्रिप पे हाँ, हैं। नाब्लूस है, हेब्रोन है, उनके पास बड़ा एरिया है, वो अपने कंफर्टेबल बैठे हैं। तो हमास के खिलाफ जंग हो रही है। तो जी, और ना पीएलओ हमास की सपोर्ट कर रहा है। जी, ठीक पीएलओ है ना? नहीं कर रहा हमारा। पीएलओ ने तो नहीं कहा ना कि हम जंग में जाएँगे। अब सवाल जी, ये है कि अज़ीज़ी साहब कनाडा में बैठ के बम मारना शुरू कर दें, तो भाई वो जी, पूछेगा महमूद अब्बास तो आराम से बस इज़राइल में बैठा है, आप कनाडा में बैठ के बम मार रहे हो। तो जी, जी, बात ये है ना कि जब तक आपका अपना भाई, आपका अपना कम्युनिटी का बंदा, आपके जी, अपने घर का बंदा तो आपके साथ है नहीं। जी। तो ये बुनियादी डिफेक्ट है ना जो इस पूरे कॉज़ में है। तो और वो ये एक इसका जो फ़ायदा जो एक शक्ल जी, साहब एक ये परसेप्शन थी कि ये एक हमास प्रॉक्सी है ईरान की और ईरान इसके पीछे है और ईरान सारा कुछ करवा रहा है। तो ये बाद में तो वॉर के बाद तो पता चला कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना वो इस सिचुएशन में था। हमास ने ये इतना बड़ा सारा वॉर गेम किन बेसिस पे किया था और इसका आउटकम उनको क्या मिला है? क्या सोच के किया देखिए था? देखिए देखिए अजीज़ साहब मैं यहाँ आपको एक और टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ जो बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है। वो सेंसिटिव है शिया फिलॉसफी ऑन दिस जी, सिस्टम। जी, मेरा ताल्लुक भी शिया मसलक से है। ठीक। ठीक है? जी, अच्छा, अब सवाल ये है कि जो ईरान का प्रेज़ेंट निज़ाम है, जो जी। आज जिस तरह गवर्नमेंट में चल रहे हैं, वो लोग वो हुँ, हुँ। चलते हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा पाकिस्तान में एक जो भी आप कह लें एक स्टेचर है या जो कुछ भी है, जी, हम बड़ा रेज़िस्ट करते हैं ईरानी इन्फ्लुएंस को कराची में और पाकिस्तान में। जी, उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि ईरानी जो हैं, वो अपना निज़ाम इसलिए चला रहे हैं कि उनके पास एक सिंगुलर मसलक है और वो उस मसलक को वहाँ डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। जी। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पर डाइवर्सिफ़ाइड मसलक हैं, तो हम बिल्कुल। उसको नहीं कर सकते। तो अच्छा, तो इस सिलसिले में फिर हम लोग जो हैं, वो इराक के जो लोग हैं, जो इराक में बैठे हैं, जी, क्योंकि हमारे उलमा इराक में हैं, जी। उनको हम फ़ॉलो करते हैं जो कहते हैं कि हम मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते नहीं, और हम इस्लामिक ब्रदरहुड टाइप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ठीक कर है? अच्छा, अब नहीं करते और ठीक। ना कोई हमारी कोई मज़हबी जंग अमेरिका के साथ है। अच्छा, अच्छा सिर्फ़ एक चीज़ ऐड कीजिएगा इसमें, चूँकि कहा ये जाता है कि ईरान के बाद या बल्कि इंक्लूडिंग ईरान सबसे ज़्यादा अहले तशय्युफ़ हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वहाँ के रहने वाले अहले तशय्युफ़ आया ईरान बेल्ट के साथ चलते हैं या इराक के साथ? ये भी ज़रा-सी इस पे रोशनी डालिए। देखिए, मैं अहले तशय्युफ़ की उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि बहुत प्रोविडेंट कम्युनिटी है, जो कि बेसिकली विद पूरी इंडो-पाक की अहले तशय्युफ़ कम्युनिटी को मैं आप समझिए कि लीडरशिप प्रोवाइड करती है, जो ठीक है, हमारा इलाका लखनऊ, आगरा, दिल्ली है, मैं उससे बिलॉन्ग करता हूँ। ठीक। कोई भी मैं थोड़ा-सा इस पे तारीख में जाऊँगा और आपको शायद अब 5 मिनट लगे जी। तारीख में। अब टाइम है मैं आपके पास? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अज़ीज़ साहब बात ये है कि जो अहले तशय्युफ़ मसलक है, जी, इसका जो मज़हबी जो सेंटर है, वो हमेशा से तारीख़ में नजफ़ रहा है नजफ़ रहा है। और नजफ़ का जो हौज़ा इल्मिया है, हौज़ा इल्मिया का मतलब आप समझे उसको उर्दू में करूँ, हौज़ा इल्मिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ रिलिजन, ओके। उसको कहते हैं हौज़ा इल्मिया। हो गया। मतलब हौज़ा मीन्स जगह और इल्मिया मीन्स नॉलेज। इल्म, हुँ।
तो हौजा इल्मिया जो होता है नजफ का, उसका जो प्रिंसिपल होता है, जो उसका समझ ले जो उसका डीन होगा, वो अहले तशी मसलक का सबसे बड़ा इमाम आदमी हो होता है। और उसको हम मानते हैं कि ये सबसे अहले तशी, दुनिया के अहले तशी उसको फॉलो करते हैं। ठीक ठीक। और ये हजरत अली की मतलब ये इमाम ज़माना की गैबत के बाद से, जो कि तकरीबन 225 हिजरी में हुई, उसके ठीक बाद से लेकर आज तक जो हौजा इल्मिया नजफ का प्रिंसिपल है, वो तमाम अहले तशी दुनिया के, अहले तशी का मतलब, अहले तशी को मैं डिफाइन कर दूं, अहले तशी वो जो 12 इमामों पे बिलीव करते हैं, क्योंकि अच्छा। अहले तशी में आगा खानी और बोहरी भी आते हैं, मगर हम्म, बोहरी आगा खानी 12 इमामों में बिलीव नहीं करते। हम्म, तो इसको मैं और डिफाइन कर दूं, अहले तशी जो असना अशरी है, असना हसना अशरी शरीफ। मीन्स जो 12 इमामों को मानते हैं। तो दुनिया में अहले तशी की जो मेजोरिटी है वो असना अशरी है। ठीक। ठीक है। तो असना अशरी शियों में जो सबसे बड़ा आलिम होता है वो हौजा इल्मिया नजफ का प्रिंसिपल होता है। अच्छा। ये हमारा एक डिसाइडेड इशू है, इस पे कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रही, तारीख में नहीं रही, ना आज भी नहीं है। ठीक ठीक है। ठीक। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और ये आकर एक शख्सियत के ऊपर आकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल चेंज आई। उनका नाम था आयतुल्लाह खुई। हम्म, आयतुल्लाह खुई नाम था उनका, वो इराक में नजफ में होते थे। अच्छा। उसके बाद इराक में सद्दाम हुसैन आया और उसने हौजा इल्मिया को प्रैक्टिकली बंद कर दिया। अच्छा सॉरी, अच्छा उस दौरान में जितने भी इंडिया में मुसलमान थे, वो सारे हौजा इल्मिया नजफ के फॉलोअर थे। ठीक। अच्छा, और उस जमाने में अगर आपको पता हो कि मिडिल ईस्ट में ऑयल नहीं निकला था, तो हम लोग रिच थे और वो पुअर थे। जी जी जी, ज़कात जाया करती थी हैदराबाद दक्कन से। तो हम सारे यहाँ से इंडिया से पैसे भेजते थे, चीजें बनवाते थे, बाजार, हम रोजों पर हमारी हमारे वो होते थे। तो इंडियंस वर रिचर देन दी अरब्स। ठीक है। जी। और वहां से उलमा आया करते थे, जो यहाँ बैठते थे, वहां से उलमा आते थे, और ये सारा सिलसिला नजफ से होता था। इसका कोई ताल्लुक कभी ईरान से नहीं था, कभी भी। ये, और ईरान में सिर्फ हमारी 2 ज़ियारात हैं, एक मशहद में इमाम रजा की, और एक खुम में मासूमा खुम की, जो कि इमाम रजा की बहन है। बाकी हमारी तमाम ज़ियारात जो हैं वो इराक। शाम या इराक में हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, और आयतुल्लाह खुई तक ये सिलसिला बिल्कुल मुकम्मल रहा, इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रही। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट आई, बास पार्टी की, तो उन्होंने टेक्निकली हौजा खुम को बंद कर दिया, या उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जब उन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो आप समझें कि उसका एक सब्सिडरी मदरसा कायम किया गया खुम में, अच्छा। जिसका नाम है हौजा इल्मिया खुम। हम। मगर हौजा इल्मिया खुम का स्टेटस हमेशा हौजा इल्मिया नजफ से नीचे रहा, उस सेंस में नीचे रहा कि वो वो बड़ा था, मगर क्योंकि ईरान में शिया गवर्नमेंट थी और हौजा इल्मिया खुम को कभी किसी ने अपोज नहीं किया, तो हौजा इल्मिया खुम बड़ा मदरसा बन गया, वो बड़ा अच्छा, जो आयतुल्लाह खुई थे, उनके 2 बड़े मुस्तनद शागिर्द थे। उनमें एक आदमी का नाम था आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी, ठीक। और एक आदमी का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। तो आयतुल्लाह खुमैनी हौजा इल्मिया नजफ के तालिब इल्म है, हौजा इल्मिया खुम के तालिब इल्म नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, जब ईरानी रेवोल्यूशन आई, तो आयतुल्लाह खुमैनी ने जो रेवोल्यूशन को लीड किया, उसको प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपोज तो नहीं किया, मगर सपोर्ट भी नहीं किया आयतुल्लाह खुई ने। अच्छा। तो उस स्टेज पर आकर हमारा जो मसलक है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब कुछ कुछ हजरात आयतुल्लाह खुई और उनके नाइब सैयद अली सिस्तानी को मानते हैं कि ये हमारे पेशवा। लीडर
और कुछ लोग ये मानते हैं कि आयतुल्लाह खुमैनी और उनके नायब आयतुल्लाह खामनाई हमारे मसलक के बड़े लीडर हैं। ये दो टेक्निकली डिवीजन हो गई, मगर फॉर ऑल पर्पसेस इल्मी मेयार से। अच्छा, उसके बाद जब इराक फॉल हो गया तो नजफ वाला दोबारा बेहतर हो गया और सिस्तानी साहब अपने पोजीशन पे वहां पर इराक में बैठे हुए हैं। अच्छा, जो इंडो पाक के शिया हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे में से आप समझें कि 95 बल्कि 99% लोग आयतुल्लाह सिस्तानी के मानने वाले। अच्छा, अगर आप शियों को उठा लेंगे, आपने पूछे कि भाई तुम किसको एक्सेप्ट करते हो, तो उनमें से शायद 5% भी ऐसा नहीं होगा जो आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट करता है। और आयतुल्लाह खुमैनी जो है, उनके यहाँ मजहब और सियासत एक है। हमारे यहाँ मजहब और सियासत एक नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो हमारा मजहबी का लीडर है, वो हमें फिका के मामला का हमें गाइड कर सकता है। बाकी मामला में हम जमहूर पे चलेंगे, जो कि इस वक्त इराक में हो रहा है। ठीक। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो आपको शायद सुन के हैरानी होगी, कि आयतुल्लाह सिस्तानी के जो 3 नायब हैं इस वक्त, जो आयतुल्लाह सिस्तानी अल्लाह ताला उनको हयात दे, खुदा ना खास्ता जब इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो जो 3 आदमी आयतुल्लाह सिस्तानी के बाद जिनके शिया मुसलमानों का लीडर बनने का चांस है, उनमें से 2 हज़रात पाकिस्तानी हैं। अच्छा, पाकिस्तानी इस सेंस में है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। अच्छा, पाकिस्तानी ओरिजिन है, दोनों के पास पासपोर्ट तो दोनों के पास इराकी है, मगर वो कोई 50 साल से इराक में रहते हैं। तो वो अगर खुदा ना खास्ता जब कभी सिस्तानी साहब नहीं होंगे, तो 3 हजरात हैं। एक का नाम है आयतुल्लाह बशीर हुसैन नजफी। ये लाहौर गुजरावाले से बिलोंग करते हैं, और ये उनके नाइब हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के। एक दूसरे साहब हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, और तीसरे साहब हैं, उनका नाम है इराकी अलिफ वो अच्छा, तीनों तीसरे जो साहब हैं वो अफगानी ओरिजिन है। अच्छा, तो ये एज स्टूडेंट पढ़ने गए, और वो पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने उनकी रहनुमाई में इल्म हासिल किया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद ये बात मुसलमानों में जनरली नहीं इतनी है, कि ये जो हमारे यहाँ जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी है, या आयतुल्लाह ये जो आपका खुमैनी साहब हैं, या और लोग हैं, हमारे यहाँ जब इस लेवल पर आप पहुंचते हैं, तो हमारे यहाँ एजुकेशन का सिलसिला बड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, जब उस आदमी के पास कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर होनी चाहिए इन सर्टेन लैंग्वेज एंड डिग्री, ठीक, उसके बाद दाखिला मिलता है उसको। अच्छा। फिर वो 5 या 6 साल के बाद उसको एक पहली सनद मिलती है, जिसमें वो आयतुल्लाह बनता है, सॉरी वो बनता है मुज्तहिद। फिर वो बनता है हुज्जतुल इस्लाम। अच्छा, फिर वो बनता है आयतुल्लाह बनने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 40 साल की एजुकेशन है। 40 साल की एजुकेशन, प्रीचिंग नहीं है, मतलब प्रीचिंग अलग चीज होती है, प्रीचिंग नहीं है, तालीम है, तालीम मतलब। और वो आयतुल्लाह, अब तो ये है ना कि हर मौलवी के आगे आयतुल्लाह लिख देते हैं ना, तो आयतुल्लाह का मतलब क्या होता है आपको पता है? आयतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की निशानी। आयत कहते हैं निशानी को, आयत का मतलब होता है अल्लाह की निशानी। तो अब हर मौलवी के आगे लिख देते हैं आयतुल्लाह जो होते हैं, ये शिया मसलक में हमेशा 1 या 2 रहे हैं, कभी इससे ज्यादा नहीं होते, अब जैसे खामनाई साहब हैं, ये खुम के मदरसे के साथ रिलेट करते हैं, और खामनाई साहब के ऊपर भी, मतलब खामनाई साहब से सीनियर भी आपको 5-6 लोग मिल जाएंगे, जो लोग खामनाई साहब से ऊपर है। अब कमिंग बैक टू दी ईरानी पॉलिटिकल इस्लाम एंड हमास। अच्छा, अब
जो ईरानी पॉलिटिकल इस्लाम है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन डेवलप हो गई है, हो रही है। और अमेरिकन ने एक थ्योरी रिलीज की जिसको वो बोलते हैं शिया क्रिसेंट। अच्छा। शिया क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब जी चांद। जी। वो कहते हैं कि ये शिया क्रिसेंट जो है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम ईरान, इराक, सीरिया, फलस्तीन एंड लेबनान। ठीक। अच्छा, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पूरे शिया मसलक में सबसे स्ट्रॉन्ग शिया अगर पाया जाता है और सबसे मिलिटेंट शिया पाया जाता है वो लबनानी होता है। अच्छा। लबनानी जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म के अहले तशी, खतरनाक तो नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग अहले तशी हैं। और ये भी आपको सुन के हैरानी होगी कि शियों का तो नहीं मसलक है, वो मसलक गलत मसलक है, उसको कोई प्रमोट नहीं कर सकता। एक मसलक है जिसको नुसैरी कहते हैं। हाँ जी 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 जी। नुसैरी मसलक अगर पाया जाता है तो वो लबनान है। ओके। ये ये सीरिया और लबनान है जिसको जबल जबल जो इसका नाम है, जो कि गोलान हाइट्स है, ये नुसैरी इस इलाके में पाए जाते हैं। और ये बहुत, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग अहले तशी की बैकग्राउंड है, जिसका 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 लीडर हसन नसरुल्लाह है। तो ये कहते हैं कि ये इसराइल के खिलाफ एक शिया क्रिसेंट डेवलप हो रहा है, जिसमें कुवैत के इलाका भी शामिल है। मगर मैं इस थ्योरी को एग्री नहीं करता और मैं ये समझता हूँ कि ईरान के जो लीडरशिप है वो कभी भी ये एग्रेशन नहीं करेगी और ईरान कभी भी इस इलाके में एग्रेशन नहीं करेगा। और ये परसेप्शन डेवलप की जाती है मुसलमानों को लड़ाने के लिए। मतलब ये ईरान और देखिए, मैं आप मुझे एक बात बताइए ना, मैं भी अहले तशी हूँ, मैं तो ईरान को सपोर्ट नहीं करता। इराकी भी अहले तशी है, ईरान को सपोर्ट नहीं करते ना। इराक में तो शिया गवर्नमेंट है ना इस वक्त। जी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आयतुल्लाह सिस्तानी जो इराक में बैठे हैं, शिया लीडर हैं इराक के हमारे साइड के, उनका नाम है सिस्तानी। जी। और सिस्तान इज द नेम ऑफ ईरानी बलूचिस्तान। हाँ 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 हाँ, ईरानी बलूचिस्तान में सिस्तान बोल। तो एक्चुअली वो ईरानी बलोची हैं। अच्छा। आयतुल्लाह सिस्तानी इज एक्चुअली ईरानी बलोची। अच्छा। देखिए सर, बात ये है कि आज अगर आयतुल्लाह सिस्तानी साहब एक 4 लाइन का एक कागज इशू कर दें कि कल से कोका कोला नहीं पीनी, तो दुनिया में तकरीबन 22 करोड़ आदमी कल से कोका कोला पीना बंद कर देगा। अच्छा, और ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया? नहीं, ये उनका स्टेचर बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। स्टेचर की बात बता रहा हूँ कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी आज ये कहें सिगरेट बंद कर दो, तो सिगरेट कोई नहीं पिएगा। मगर वो इन चीजों में पड़ते नहीं है। मगर अगर आज इराक जो है, अगर आज इराक एक स्टेट है तो उसकी यूनाइटेड होने की वजह आयतुल्लाह सिस्तानी है। अगर आपको इराक वॉर याद हो तो आपने अगर इराक वॉर को फॉलो करते हो तो इराक वॉर के दौरान में एक शिया इराक और सुन्नी इराक की बात हुआ करती थी, याद है आपको? जी जी, बिल्कुल होती, बिल्कुल ऐसे ही। उसको बाकी रखने वाले आयतुल्लाह सिस्तानी है। जब उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उसको वो कहते हैं इराकी लिस्ट। और वो लिस्ट जो होती है, जब इलेक्शन होता है तो वो लिस्ट आयतुल्लाह सिस्तानी इशू करते हैं। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मगर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सुन्नियों में ये आदमी, कुर्दों में ये आदमी और शियों में ये आदमी को इलेक्शन में जीतना चाहिए, वोट देना चाहिए। और पिछले तकरीबन 20 साल से उनकी नॉमिनेटेड लिस्ट जो है वो इलेक्शन जीत रही है, जिसकी अच्छा। वजह से आज इराक यूनाइटेड है, जिसकी वजह से आज इराक यूनाइटेड है। हालांकि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शियाओं की है इराक में, फिर भी सुन्नी इलेक्ट होते हैं। अगर आप मुझे बताएं ना, वहां पे इस वक्त आखिर वो एक मुल्क है ना, और आखिर उनकी जो कुछ भी है वो चल रहा है ना वहां पे। अभी आप देखें टेररिज्म हो रही है, मगर
कोई जंग तो नहीं हो रही ना बेसिकली। तो जी इराक जो है वो आयतुल्लाह सिस्तानी की, मगर आयतुल्लाह सिस्तानी का ये जो ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा भी है, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है हमेशा से, कि हमें मजहबी उल्मा को सियासत में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ठीक। उनका ये उनका फलसफा है और ये उनकी सोच है। और आप देखिए अभी अभी फॉर एग्जांपल जंग हो रही है ना, फॉर एग्जांपल जी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी आप हम चलो बात बड़ी अच्छी बात आ गई। जब ये अभी जंग शुरू हुई, अभी जंग शुरू हुई ना गजा वाली, जी तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा आया है कि गजा में आप सपोर्ट करें और ये करें और वो करें, ठीक है। अच्छा, बाद में ये पता लगा कि वो नहीं था। अच्छा, उन्होंने नहीं किया था ये। नहीं, उन्होंने नहीं किया था, हाँ, उन्होंने नहीं किया था। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करें, मतलब उन्होंने कोई पर्टिकुलर फतवा इश्यू नहीं किया। नहीं किया। मतलब उन्होंने ये, मतलब ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि इसराइली सही कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने क्या एक्शन लेना है। मतलब वो देखिए ना, सवाल ये है ना कि रजीज साहब, कि अगर वो पॉलिटिकल मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर तो लोग अक्सर उनका नाम इस्तेमाल करते हैं मगर वो नहीं करते, और हमारा फलसफा यही है कि नहीं करना चाहिए। इंडो पाक के जो अहले तशी हैं जी वो मसलकन ईरानी साइड को सपोर्ट नहीं करते जनरली, और वो सपोर्ट करते हैं जनरली इराकी साइड को, जिसमें हमारा ये फलसफा है कि रियासत और सियासत में एक फासला होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। जी जी तो जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और कोई फिलॉसफी भी मानती है कि देखिए अजीज़ साहब, आप एक बात को, हम लोग एक बात को बड़ी आसानी से कुछ चीज़ों को फॉरगेट कर देते हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसने ईरानी इन्क़िलाब की बुनियादें इस्तेवार की, उसको हमने अपने सिलेबस, अपनी डिस्कशन में से निकाल दिया। उसका नाम था डॉक्टर अली शरीयती। अच्छा। ये जो ईरान में इन्क़िलाब आया है, ये जी मौलवियों का इन्क़िलाब नहीं है। डॉक्टर अली शरीयती एक इंसान थे, प्रोफ़ेसर थे। वो सर। प्रैक्टिक वो सारी ज़िंदगी फ्रांस में रहे। पहले वो ईरान में रहते थे। उन्होंने लेक्चर अरेंज किए थे, और अगर आपने ईरानी रेवोल्यूशन को कभी स्टडी किया हो, तो ईरानी रेवोल्यूशन का जो बेस था वो तेहरान यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ठीक है, ऐसा ही। तो डॉक्टर अली शरीयती की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो बुनियाद है इन्क़िलाबी इस्लाम की। मगर जब आपने उसमें रिलीजियस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा डाला, तो फिर प्रॉब्लम आ गई। देखिए, मैं पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सबसे अहम शख्सियत जिसको बहुत लोगों ने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे। जी, बिल्कुल, नहीं पढ़ा वो, हमने लोगों नहीं ने पढ़ा। लोगों ने मज़हबी तौर पे पढ़ा, मगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी एक सूफ़ी थे, और अच्छा, आयतुल्लाह ख़ुमैनी उस मज़हबी रवैये के मानी नहीं थे जिसका डेमॉन्स्ट्रेशन आगे किया जा रहा है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो फैमिली थी, वो 200 साल इंडिया में रह के गई थी। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। जी। और ये जो वो बहैसियत इंसान, उनकी बहुत बड़ी स्टडी थी, और शायद आपको ये भी पता हो कि वो शायरी भी किया करते थे। अच्छा, शायरी भी है, और उन्होंने फ़िलॉसफ़ी पर बहुत काम किया है। और जब वो ये पॉलिटिकल चीज़ें आईं, जिससे तब्दीली होने के बाद आज ये शक्ल नज़र आ रही है, मगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी की मेयार का आदमी, मैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम से डिसएग्री करूँ या एग्री करूँ, दुनिया जी, में कम पैदा होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही वेल रेड आदमी थे, ठीक। और बहुत अच्छा। और वजह यही है कि हमारे जो, मैंने कहा ना कि अब तो हर सड़क में आप 4 आयतुल्लाह मिल जाते हैं आपको, मगर जो जी, हमारे असली आयतुल्लाह होते हैं, वो 40 साल। एक्चुअली 40, 50, 45 साल बैठ के वो करते हैं, तो वो ऐसे नहीं बन जाते। मतलब कोई हुँ, मज़ाक नहीं है ये।
हाँ मतलब ये हर बंदे के आगे आपने आयतुल्लाह लिखना शुरू कर दिया, तो ये गलत है। और हाँ ये जो हमारे जो हुआ करते थे वो उनकी बहुत डिफरेंट लेवल का इल्म हुआ करता था। और इसमें एक एक इल्म इरफान होता है। इल्म इरफान का मतलब होता है जो मार्फत का इल्म होता है। मार्फत। तो उसके बारे में अजीज साहब ये कहा जाता है कि मार्फत की जब क्लास होती है तो मेरे जैसे आप जैसे आदमी को दाखिला का भी अंदर इजाजत नहीं होती कि अगर आप लेक्चर सुन लोगे तो बावले हो जाओगे। इस लेवल की डिस्कशन होती है। तो ये अच्छा, अभी आपको शायद ये बात भी नहीं पता कि आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी जिंदगी के बाद एक आयतुल्लाह थे जिनका नाम था सैयद हुसैन मुंतजरी, अच्छा उनको बनाया था मजहबी सक्सेसर। मगर उनका इख्तिलाफ हुआ और ये पोजीशन आयतुल्लाह खामनाई के पास चली गई। वो भी बहुत एजुकेटेड आदमी हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर अली खामनाई नाम है उनका। अच्छा और शायद मुझे एग्जैक्टली अगर मैं शायद सही हूं या नहीं हूं, एग्जैक्टली शायद मुझे पता है नहीं पता कि डॉक्टर अली खामनाई की जो पीएचडी है उसका थीसिस इकबाल के ऊपर है। अरे जी। कमाल है। हाँ नहीं, उनको इकबाल की तो बड़ी कदर की जाती है, ईरान में बहुत कदर की जाती है इकबाल की, काफी पढ़ा जाता है। देखिए अजीज साहब, बात यह है कि इंडो पाक में 4 ऐसे शायर पैदा हुए जो कि इंडो पाक में पैदा हुए, मगर दुनिया भर में उनकी मगर तो उनकी जो शायरी का लेवल है वो ईरानियों से बेहतर है। वो 4 शायर हैं। अमीर खुसरो, गालिब। नहीं नहीं, पहले सबसे पहले हैं फैजी, जो अकबर के वो थे, अकबर के नौरतन दरबार थे। में उधर। हाँ, नौरतन थे। दूसरे हैं अमीर खुसरो, तीसरे गालिब और चौथे इकबाल। ये चार वो पोएट हैं पर्शियन के जो इंडो पाक में पैदा हुए, मगर उनका लेवल ऑफ पर्शियन लिटरेचर पर्शियन से बेहतर है। बड़ी अच्छा, और बात। इसमें सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इकबाल है। इकबाल की और क्वालिफिकेशन ये है कि बाकी 3 जो थे वो उस जमाने में पोएट थे जिस जमाने में फारसी जबान थी। फारसी जबान चलती थी। जी। इकबाल उस जमाने में पर्शियन पोएट थे जिस जमाने में पर्शियन पोएट नहीं थी। और बैकग्राउंड भी बिल्कुल वो नहीं था उसके बावजूद बैकग्राउंड। की। अच्छा, मगर इकबाल इकबाल कैसे हुए ये लोगों को नहीं पता। इकबाल इकबाल हुए मौलवी मीर हसन की वजह से। मौलवी मीर हसन एक आदमी थे जो कि सियालकोट के मरे कॉलेज में प्रोफेसर थे पर्शियन के। अच्छा इकबाल भले मौलवी मीर हसन के शागिर्द थे। तो जब इकबाल को सर का खिताब दिया गया तो उन्होंने कहा मैं सर का खिताब नहीं लूंगा जब जब तक तक मैं। मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा खिताब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पर्शियन इनसे सीखी है। देखिए अजीज साहब, मसला पता है क्या हमारा? हमारा मसला ये है कि ना हम पढ़ते, ना हमारा तारीख का कोई इल्म है, ना हमारा कोई हम दिल है। हम इकबाल के ऊपर आते हैं, वो 3 तराने जाके आगे आगे शुरू होते हैं। हमें ये नहीं पता कि इकबाल की हैसियत पर्शियन पोइट्री में क्या है, पर्शियन पोइट्री में उनकी हैसियत क्या है, या गालिब की पर्शियन पोइट्री में क्या हैसियत है। बहुत। ठीक है ना? क्या बेदिल की पर्शियन पोइट्री में क्या हैसियत है। ठीक है ना? ये अब हमारा मसला बुनियादी तौर पे ये है कि हम कब कम इल्मी का शिकार हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है? जनरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन पे, सारी सारी इंफॉर्मेशन पे जिंदा है, इंफॉर्मेशन में तो बहुत आगे है, नॉलेज विजडम में वहां नहीं पहुंच सकी और वो डेप्थ नहीं है। बिल्कुल ये बात अच्छा है। अच्छा, मैं अब आपको ना इसके इस सारे कंक्लूजन को रिगार्डिंग गजा में ये कहना, मैं ये उसको समझता सारे हूँ। डॉट्स को थोड़ा सा मिलाइए शब्बर मैं साहब, कंक्लूड करने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद फिर आप सारे डॉट्स को मिलाइएगा। आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम इस वक्त मसलक फॉलो करते हैं वो लबनान के एरिया में। ये जरा बताइएगा कि इस वक्त इतना डिस्कनेक्ट क्यों है उस रीजन का, जब वो देख रहे हैं फलस्तीन के अंदर इस कदर जुल्म है, पूरे शाम की पट्टी, उर्दन, लबनान, ये सारे, उनका इतना डिस्कनेक्ट वहाँ क्यों है उस अरब बेल्ट में, वो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, या कोई कुछ फिजिकली नजर नहीं आता कुछ भी। देखिए, फिर वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
फलस्तीन जो है ना, ये जो सॉरी फलस्तीन और लेबनान और जॉर्डन, ये तीनों एक्चुअली लार्जर मुल्क ऑफ सीरिया का हिस्सा है। ये सीरिया का हिस्सा है, ये शाम का हिस्सा है। दमेस्कस से बैरूत का फासला सिर्फ 80 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है सिर्फ, बस। अच्छा, सिर्फ 60 किलोमीटर है, पर इससे भी कम है शायद। अच्छा, लेबनान कोई कंट्री नहीं था। गोरों ने और फ्रेंच ने बनाया लेबनान मसलकी बुनियादों पर। लेबनान के कानून के मुताबिक लेबनान का जो सदर होगा वो मेरोनाइट ईसाई होगा। एक कौम होती है मेरोनाइट ईसाई, ठीक। जिसका वन ऑफ द मेंबर वाज खलील जिब्रान। अच्छा, खलील जिब्रान वाज आल्सो अ मेरोनाइट ईसाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा जो वजीर आजम होगा वो सुन्नी होगा, ठीक। जो जो हरीरी था। अच्छा अच्छा, और जो स्पीकर ऑफ असेंबली होगा वो शिया होगा। ठीक ठीक। जब आप किसी माशरे को इस हद तक डिवाइड कर देंगे मजहबी बुनियादों पर, पॉलिटिकल को डिवाइड कर देंगे मजहबी बुनियादों पर, तो उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म इनग्रेन हो जाती है। देखिए ना, फिर आपको पॉलिटिकल जगह चाहिए तो आप जाकर किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे जो मजहबी बुनियादों पर बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अगर पार्टी में वज़ीर आज़म बनना है तो मुझे सुन्नी पार्टी में जाना है, सुन्नी होना है। अगर स्पीकर बनना है तो शिया होना है। ये जो सिस्टम गोरे डाल के गए थे लेबनान में, इसने क्या किया कि जो शिया थे वहां पर, जो कि वेल्दी शिया थे, जो वहां पे अमीर शिया थे, उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल सुपरमेसी ले ली। अच्छा, तो जो गरीब शिया था लेबनान का, वो एक्सट्रीमिस्ट बन गया। अच्छा, उनको आप कह रहे हैं कि वो जो और उसने पार्टी बना ली हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला जो पार्टी है, हिजबुल्ला पार्टी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी नहीं है। वो टेक्निकली स्पीकिंग गरीब, वो इकोनॉमिक डिप्राइव शियों की पार्टी है इन लेबनान। जो लोग शिया थे और गरीब थे और उनके इलाके में इसराइल की ऑक्यूपेशन थी और वो गरीब भी थे, और तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो एक्सट्रीमिस्ट इन अ सेंस बन गए और उन्हें हिजबुल्ला बना दी। और क्योंकि उसकी बुनियाद पहले तशी के साथ थी तो वो जाके लिंक हो गई एक्सट्रीमिज्म के साथ। और आज हिजबुल्ला जो है दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी है, इस सेंस में कि सबसे बड़ा टारगेट है आज दुनिया का हसन नसरुल्लाह अमेरिका का, मगर उसके हाथ नहीं आता, वो हाथ नहीं आता। अच्छा, और आपको शायद पता हो या बात नहीं पता हो कि इमरान खान का जो बेटा कासिम है जी, उसके कमरे में तस्वीर जो लगी है वो हसन नसरुल्लाह की है। अरे वाह, क्या बात। नहीं अच्छा, नहीं, वो असल में वो एक्चुअली आज के जमाने का ची गोयरा है ना जी। वो वो आज के जमाने का ची गोयरा है ना जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और तारीखी वाकया बताता हूँ। देखिए, इस्लाम की तारीख में हजरत अली का रूल इराक पे था और जनाब अमीर माविया का रूल शाम पे था। शाम, ठीक है। तो शाम में जो अहले तशी थे वो हमेशा से प्रोसिक्यूटेड थे। ओके। तो वो जाकर मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों में सेटल हो गए थे। ठीक ठीक। तो ये जो आपका बशारुल असद है, ये एक्चुअली नुसैरी है। ओके। ये दरूज है ना, ये बेसिकली दरूज जो है वो टेक्निकली नसैरी की एक शक्ल है। ठीक है। और इसी तरह जो लबनान में शिया हैं, वो शाम की गवर्नमेंट जब बहुत लंबी गवर्नमेंट रही उमैया वालों की, तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए क्योंकि उनके खिलाफ थे। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ना जब भी कोई माइनॉरिटी होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपने आइडियोलॉजी में। जो भी शाम में शिया होते हैं
वो बहुत आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, बिकॉज वो प्रोसिक्यूशन बर्दाश्त करते रहे हैं बहुत अरसे तक। ठीक तो ठीक लबनान के शिया ले लें या ये बशार अल असद वाले ले लें, ये लोग इन दैट सेंस एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक। मतलब दरूस जो है, जिसको आप दरूस कहते हैं, जो बशार अल असद वाले हैं, आपने देखा होगा ये सूट में नमाज पढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी और नुसैरी का मिक्सचर है। ओके। जो क्रिश्चियनिटी और नुसैरी का मिक्सचर है ये। और शायद आपको ये भी पता हो कि दुनिया में ओल्डेस्ट क्रिश्चियनिटी जो है वो डेमेस्कस में है। अच्छा। दुनिया में क्रिश्चियनिटी का जो ओल्डेस्ट सिस्टम है वो डेमेस्कस में है। दमिश्क बहुत पुराना शहर है। तो ये जो लबनान की एक्सट्रीमिज्म है, शिया एक्सट्रीमिज्म है, वो उसी से एमिनेट कर रही है। उसके बहुत तारीखी उसका रेलेवेंस है। और अगर आप ये देखें तो हसन नसरुल्लाह का जो हिजबुल्लाह है वो लबनान में एक्चुअली वो इस वक्त पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। उनकी तकरीबन पैरेलल गवर्नमेंट है उनकी, और वो उनका एक सिलसिला है, वो काम करे, मगर वो बेसिकली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे शबर साहब ये बताइएगा कि जो हमने आइडेंटिफाई किए इस पूरे बेल्ट के अंदर जितने भी, चाहे वो जो आइडियोलॉजिकल क्रैक्स हैं, जो डिवाइड्स हैं, वो सारी बात हमने की है। और उन तमाम चीजों को देखते हुए, उन सब बातों को जानते हुए, कुछ चीजें लाइमलाइट में रही हैं, कुछ नहीं रही हैं। इनमें उन मजलूम फलस्तीनियों का क्या कसूर है जिनकी जिंदगी रोजाना की बुनियादों पे जा रही है? उसके लिए उम्मत में आगे भी कोई होप नजर आती कि कहीं पे इजमा होगा, कहीं कहीं कंसेंसस होगा, कोई फोरम के ऊपर हम इकट्ठे होंगे और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा? ये, या जैसे हमारी तो पूरी जिंदगी इस इशू को देखते हुए गुजर गई है, आइंदा भी है ये हल नहीं होने वाला, इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, आप लोग, हर बंदा एक बात करता है गुम्बते सगरा का, जो एक जगह है फलस्तीन में, देखी होगी आपने जी। और ये मेरी स्टडी इस्लाम की ये कहती है कि वो जगह की कोई डायरेक्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मुसलमान की हिस्ट्री के साथ नहीं है। अच्छा। उसमें हम ये कहते हैं कि वो जगह है जहां पर आप मेराज के दिन आप वहां से मेराज पे गए थे। ये आप, मगर ये जो आप बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग उमय्यी खलीफा मलिक अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनाई थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। और हज़रत उमर जब फ़लस्तीन गए थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने भी इसका कोई जिक्र उस सिलसिले में नहीं मिलता है। ठीक है। प्रॉब्लम जो आ रही है, जो रज़ी साहब, वो ये आ रही है कि यरूशलेम के 4 मील के शहर के अंदर 3 मजहबी फिरकों का निहायत मुतबर्रिक मकाम मौजूद है। वो एक ही जगह 4 मील का एरिया, 3 मील का एरिया है। जी। ठीक है। जी। और कुछ जगह तो बराबर में, जैसे मस्जिद उमर है और दीवारें मिलती हैं उनकी। ठीक है। और चारों मजहबी लोग उस बारे में जज्बाती हैं। ठीक। अच्छा, और उन जज्बात से दुनिया के खिलाड़ी खेलते रहते हैं। ठीक है। हजरत ईसा के का वहां पे वो है, चर्च है जनाब, दीवार गिरिया है जो इसराइलियों की है, हमारा मस्जिद अक्सा है। तो ये जो चीज है, तीनों का विद इन अ रेडियस ऑफ 3-4 मील। मगर जो मेरी स्टडी है वो ये कहती है कि जो लोग यरूशलेम में रहते हैं, आज भी रहते हैं, उनमें आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, वो पहले भी रहते रहे, इस्लाम से पहले भी बड़ी हार्मनी से रहते और रहे। आज भी लोग ये बताते हैं कि वो चाय खानों में बैठे होते हैं और साथ चाय पी रहे होते हैं। कोई इख्तिलाफ नहीं है यरूशलेम के रहने वाले लोगों में।
ठीक है, ये इसराइली एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं और क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इन मामलात को उठाते हैं। तो जब तक आप मजहबों तीनों मजहबों के अंदर से एक्सट्रीमिज्म नहीं हटाएंगे, ये फलस्तीनी मार्ग बेचारे मजलूम होते रहेंगे। इसलिए कि तीनों मजहबी माशरों के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उन जगहों की जो स्टेटस है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद को पूरा करते रहेंगे और इंसानियत खत्म होती रहेगी। मैं कहता हूँ इंसानियत खत्म हो रही है ना बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि दीवारें गिरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंसान का खून? देखिए ना, एक पत्थर की दीवार है ना, दीवारें गिरिया, जी ठीक है ना, वो हम दीवारें गिरिया पे जाकर यहूदी दुआ कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैंने जिस तरह आपके प्रोग्राम में पहले कहा, मेरी कोई जंग यहूदी के साथ नहीं है, मेरी कोई जंग नसरानी के साथ नहीं है, मेरी जंग ज़ायनिज़्म के साथ है, मेरी जंग जालिम के साथ है। यहूदी को हक हासिल है कि वो अपने तरीके से रहे, नसरानी को हक हासिल है कि अपने तरीके से रहे। मुझे ये कोई हक हासिल नहीं है कि मैं यहूदी को ये कहूँ कि वो मेरे मज़हब पे आ जाए या मैं नसरानी को ये कहूँ कि मेरे मज़हब पर आ जाए। मगर एट द सेम टाइम ज़ुल्म का हक भी किसी के पास नहीं है। तो जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है अजीज साहब कि हमने को एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया। देखिए अजीज साहब, एक लफ्ज होता है टॉलरेंस और एक लफ्ज होता है को एग्जिस्टेंस। मैं लफ्ज टॉलरेंस को पसंद नहीं करता। टॉलरेंस का मतलब होता है कि मुझे अजीज साहब पसंद नहीं और फिर भी हाँ, मुझे अजीज साहब पसंद नहीं है, मैं टॉलरेट कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। टॉलरेंस इज अ वेरी बैड वर्ड। तो सही लफ्ज है वो को एग्जिस्टेंस है। इसमें हार्मनी आ जाती है बीच में, इसमें हार्मनी होती है बीच में। अब हम कहते हैं हमें टॉलरेंस आनी चाहिए, टॉलरेंस आनी चाहिए। भाई टॉलरेंस नहीं हो सकती। टॉलरेंस तो होती हमेशा उस वक्त है जब आपके साथ आप किसी आदमी के साथ डिसएग्रीमेंट करते हैं। मैं कह रहा हूं मेरा कोई डिसएग्रीमेंट यहूदी के साथ नहीं है, ठीक है। कुरान मजीद में डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, वो उम्मत थी, अच्छी थी, बुरी थी, खराब हो गई, जो हो गई वो उनका मसला है, ठीक है, वो जवाब देंगे अपने अमाल का। मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं यहूदी को मुसलमान बनाऊं, ठीक है ना। यहूदी को यह हासिल है कि मुसलमान को यहूदी बनाए। तो जब तक आप को एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, जब तक आप वर्ड ज्यू, मुस्लिम ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहेंगे और लफ्ज ह्यूमैनिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। ये लफ्ज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ। इसमें जीत तो माइट इज राइट की हो रही है, इसमें ह्यूमैनिटी कहाँ आ रही है? इसमें तो मुसलमान एक वो लूजर हैं और बाकी तमाम जो मसाले के मजाहिब हैं वो एक जगह पे हुए हैं। और ये जो नुकसान जिसका हो रहा है, जो सफरर है, वो तो मुस्लिम है ना। इस पूरे उसमें है मुस्लिम। कहाँ वो कह रहे हैं कि हम हार्मनी से नहीं रहना चाहते? उनकी वो तो ऑप्रेस्ड है ऑलरेडी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अजीज साहब, ज्यू हिस्ट्री जो है वो कितने साल पुरानी है? कम से कम 5000 साल पुरानी। 5,000। आप उनकी किताबें पढ़ें, वो कहते हैं कि आप तो नई बात कर रहे हो ना 20 साल की, हम तो 30,000 साल से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। ये भी टाइमिंग का इशू है ना सर, ये भी टाइमिंग का इशू है ना कि कब कौन कहां पर क्या हुआ, ठीक है। इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान, मैंने आपको पहले कहा, चले मुसलमान को तो आप साइड कर दें, क्या किंग जॉर्डन, इराकी, सऊदी, बशार अल असद जो और मिस्र वाले जो जिनकी बॉर्डर लगते हैं फलस्तीन से, मैं और आप तो दूर है ना। ये तो मैंने कहा ना, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, लेबनान और मिस्र जिनके बॉर्डर लगते हैं फलस्तीन से, क्या वो फलस्तीन के मैटर पर यूनानिमस हैं? नहीं। तो अगर वो यूनानिमस नहीं है तो आप लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, यही तो मसला आ रहा है ना सर। सऊदी अरब और कतर का सीरियस इख्तलाफ है ऑन द मैटर ऑफ हमास, पता है आपको शायद जी। तो अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ जो जिनकी जबान वो बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, जिनका उनके साथ रिलेशनशिप है,
जिनका उनके साथ मैंने रिलेशनशिप बताया गजा का 2000 साल का, वो अगर अपने इस मैटर पर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई रास्ता आपको दूं कि गजा के अंदर ये होना चाहिए। तो पहले मगर तो हमने हाँ? शहबाज साहब, हमारे रीजन में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को मौलवियों ने उम्मत का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना। हम तो उम्मा उम्मा की बात करते हैं, उसी में मारे जाते हैं। वो हम लगे हुए उम्मा उम्मा करते करते, उम्मा तो है नहीं कोई। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, जिनका बॉर्डर लगता है, आप मुझे बताएं ना, गजा में इतनी जुल्म हो रहा है, इजिप्शियन बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे? इजिप्शियन अंडर कंट्रोल है अमेरिका की, कुछ कर ही नहीं सकता उसके बगैर, हिल नहीं फिर सकता। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना सर, जब इजिप्शियन बॉर्डर नहीं खोल रहा तो मुझे आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं लाहौर में खंबे पे आग लगा दूं। यही मतलब देखे ना, यहाँ बात तो ये है ना कि इजिप्शियन जो है बॉर्डर नहीं खोल रहा गजा का, तो क्या इशू, उसका वजह क्या है? मतलब हम कोई तो डिप्लोमेटिकल रोल तो कोई कुछ तो अदा करे। पाकिस्तान को कोई आवाज भी नहीं निकाल रहा ना, कुछ बोलता भी नहीं है। आप कोई डिप्लोमेसी तो कर सकते हैं ना। कोई नजर आए कहीं पे जाके, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई बात कर लें। वो भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई आवाम की कोई सेंटिमेंट्स कहीं तक तो आगे जाएं। ये खून तो हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं रोज। नहीं, मैं तो आपकी बात कोई कोई बंदा से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ ना सर कि अभी तो यही क्लियर नहीं है कि इश्यू क्या है और हम जंग किसके लिए कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर आपको कहने का यही है ना कि जो हमारा बुनियादी इशू तो ये है ना कि हम खुद भी क्लियर नहीं है कि हम फलस्तीन के बारे में क्या चाहते हैं। देखिए, एक एक ईरान का रेटरिक ये है कि इसराइल को नहीं होना चाहिए। जी, ईरान ये कहता है, मगर हम तो को एग्जिस्टेंस को मानते हैं। नहीं, पाकिस्तान का तो मौकिफ ये है। अच्छा, जब आप इसराइल को ये कहेंगे कि इसराइल को नहीं होना चाहिए तो उनकी पोजीशन अलग होगी। अगर आप ये कहें कि इसराइल होगा और हम दोनों साथ रहेंगे तो फिर मसले का हल होगा ना जी। तो अब तो ये बुनियादी मसला है कि दुनिया का मुसलमान यही तो एक्सेप्ट करे कि ठीक है, इसराइल अगर बना हुआ है तो वो रहेगा, मगर इसराइल जालिम बन के नहीं रहेगा, को एग्जिस्टेंस करेगा। यही सवाल है ना जी। जी 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 जी। अच्छा, बुनियादी मसला वहां पे एक और भी है जो हम रियलाइज नहीं करते। अगर इसराइल रहता है और फिलिस्तीनी भी रहते हैं तो 10 साल के बाद उस इलाके में पॉपुलेशन में इसराइली 1 होगा और फलस्तीनी 5,000 होंगे। क्योंकि जिस तरह आबादी फलस्तीनियों की बढ़ रही है तो इसराइल को ये भी तो सेट है ना वहां पर, उनकी आबादी का रेशो और फलस्तीन का रेशो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से चेंज होता जा रहा है और वो अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करते जा रहे हैं। मगर देखिए, लाइटर नोट पे मैं खत्म कर रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि सेटलमेंट, इसराइली सेटलमेंट, आपने कभी गौर किया कि ये क्या चीज है? जी, वो छोटे-छोटे से इलाके इनक्रोच कर करके वो जो क्या करते हैं, वो दुनिया भर से इसराइलियों को वहाँ पर बुला के आबाद करते रहते हैं। उसको सेटलमेंट का नाम दे देते हैं। छोटे-छोटे गाँव टाइप के हैं, इसमें 100 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 10 लोग हैं। नहीं, वो आपको पता है क्यों करते हैं उस जगह पर? ऑक्यूपेशन ही एक मकसद है, वो बेसिकली नहीं नहीं आहिस्ता-आहिस्ता नहीं आहिस्ता। नहीं नहीं सर, नहीं। देखिए, ये उनके मौलवियों की बदमाशी है। ये उनकी मौलवियों की बदमाशी ये है कि उनको उनके मौलवी ये कहते हैं कि जब इसराइल के जो 12 कबीले थे मूसा वाले, उसमें से ये पर्टिकुलर जगह जो है वो मैंने देखा है किताब के अंदर, ये जो पर्टिकुलर जगह है ये डायरेक्ट जन्नत में जाएगी। अच्छा, उस पे आके आबाद हो जाओ ताकि तुम। जी, अब ये मुसीबत है ना, हमारा मसला ही जन्नत है सर। आप सेटलमेंट को समझे ही नहीं। सेटलमेंट ये नहीं होती। सेटलमेंट ये है कि उसने उन्होंने पूरे फलस्तीन के अंदर मौलवियों ने उनके जगह आइडेंटिफाई कर दी है कि सर ये जो कोना है ना 3 बाई 3 का, इस 3 बाई 3 में अगर रहोगे और यहाँ मर गए तो डायरेक्ट तो जन्नत सीधा में जाओगे, सीधा सीधा। जन्नत। तो सर ये जन्नत का जो सिलसिला है ना, जो मौलवियों ने डाला हुआ है लोगों के दिमाग में, ये सेटलमेंट आप देखें ना, अच्छा अब हो क्या रहा है, एक सेटलमेंट में 200 मील दूर सेटलमेंट है, उसपे 4 बंदे रह रहे हैं जी जी और जी जी जी। 500 इसराइली सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब वो सेटलमेंट जो है वो, क्योंकि वो जन्नत में जाएगा मौलवी, आगे वाला जो वहां रह रहा है वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अब इसराइली उस सेटलमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि इसराइली मौलवी में और हमारे मौलवी में फर्क क्या हुआ?
वही है ना, उसने जन्नत की कहानी दी है उसको कि भाई ये जो जगह है ना, अगर तुम यहाँ मर गए और यहाँ रहते रहे तो तुम्हें डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। कभी आप सेटलमेंट के बारे में डॉक्यूमेंट्री मुझे देखिएगा ना। मुझे आपकी वो बात याद आ रही है जिसमें आप ये कहते हैं कि पिछले 1000 साल में मजहब ने किसी को कुछ नहीं दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना जजीर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। अब सेटलमेंट आपने भी कहा यार, 3 बंदे रहते हैं, 500 बंदा हिफाजत करता है, पानी भी देना पड़ता है, बिजली भी देनी पड़ती है। वो 3 बंदे इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि जन्नत में जाना है तुमने। अब मैं अमेरिका का बड़ा अमीर आदमी हूँ, मैं कहता हूँ सर मुझे जन्नत में जाना है। वो कहता है यार ये इसराइल में सेटलमेंट है जो कि तल अवीव से 350 मील दूर है, और ये वाला कौन है? वो जाके वहां बैठ जाता है, खत्म किस्सा। ये 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 कहानी है सेटलमेंट की। अब ये उनके रैबीज को कौन समझाए कि ये क्या बकवास है, ये आपने कहाँ से लिया है, जन्नत कैसे मिलेगी आपको? तो सर मसला जो है ना इंसान का, दुनिया नहीं है, जन्नत है। जन्नत है और ना सर। यहाँ इसको जहन्नम बना दिया है लोगों के लिए। नहीं सर, आपके लिए जहन्नुम है ना, वो तो जन्नत में पहुंचा हुआ है डायरेक्ट। वो तो अगर उस जगह पे रह गया और मर गया तो जन्नत में चला गया। सर यही तो हिंदू कह रहा है कि अगर गंगा के अंदर मेरी 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 गंगा के अंदर मेरी मेरी आपने बहा दी तो मैं जन्नत में चला गया। तो मुसलमान दुनिया में मजहबों ने क्या किया इंसान को? वो ये दिया है ना कि भाई तू मुझे एक 100 रुपए दे दे, तेरी जन्नत गारंटीड है। यही वाली बात है ना जी। ऐसा ही ऐसे ही है ना। तो ऐसा ही अब आपने कहा भाई ये, आप कभी कभी ना बैठ के सेटलमेंट की आप जरा नक्शा देखिएगा, और ऐसा नहीं है उसके ऊपर अजीज साहब डिटेल रिसर्च है, लोगों की पीएचडीज हैं कि भाई ये कोना, ये कोना, ये वाला कोना, ये वाली नहर, ये वाला नो, उन्होंने पूरी पूरी स्टडीज की हुई है इसके ऊपर। समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? इसराइली सेटलमेंट की पूरी कहानी है। अब जब तक सेटलमेंट की कहानी सेटल नहीं होगी, आपके पता है गजा में क्या हुआ है? वो एक सेटलमेंट थी जो बहुत करीब थी गजा के, वहां से बंदे उठा के ले गए हमास वाले, यही तो हुआ है। वो सेटलमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसको उठा के ले गए वो, और वो उनको उठा के वो कैप्टिव बनाया हुआ उन्होंने उनको। तो अब वो सेटलमेंट में 3 बंदे रह रहे होते हैं, और वो 3 बंदे उनकी प्रोटेक्शन में 500 इसराइली फौजी खड़ा होता है। तो मसला इसराइली माइंडसेट की मजहबी एक्सट्रीमिज्म का है, फौजी एक्सट्रीमिज्म का नहीं है। आपने उनके दिमाग से ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म निकालनी है, अमेरिकन को समझाना है कि सर ये पागल जो जाके बने हुए सेटलमेंट में जाकर, इनको समझाएं ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, आप बताएं दुनिया में कितने लोगों को पता है कि सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, नहीं उस तरह से नहीं है, सिर्फ जनरली हाँ, ये बताया जाता है कि वो बुला के जो है वो इलाके रिक्रूट करके उनको वहां पर सेटल कर रहे हैं नहीं ताकि। सर, वो तल अवीव में नहीं होता, तल अवीव में नहीं होता। वो उन्होंने किताबों में गारंटी एरिया बना दिया है कि ये वाला कोना जो है ये 3 बाय 3 का ये सेटलमेंट है। सर देखें, 3500 साल की उनकी हिस्ट्री है, और वो सारे पैसे वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जी। तो वो सारा दिन क्या काम करते हैं? उन्होंने 50 बंदे बैठाए हुए हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में, वो सारा दिन बैठ के यही काम कर रहे होते हैं। उनके पास सारे फंडेड यूनिवर्सिटीज है अमेरिका की, वो बैठ के सारा दिन यही काम कर रहे होते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं कौन सी स्क्वायर माइल किस कबीले का था, क्योंकि तो हजरत मूसा के बेसिकली जो 12 है कबीले, वो तालीम जो वो है 12 वो कबीले स्कैटर हो गए। तालीम में वैसे किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। चाहे वो हिंदू का प्रोफेसर हो, यानी वो गाय मूत्र को मोतबर समझ रहा है तो समझ रहा है, उसके गोबर से वो जो है वो मैं तो देखिए ऐसा, मैं तो इस बात पे कंक्लूड कर रहा हूँ जो मैं पहले भी कहा थी कि मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दो, मजहब ने कभी इंसानों को कुछ दिया हो तो मैं मान जाऊंगा। कि सेटलमेंट का आप अजाब, आप सोचें पूरा फलस्तीन का अजाब जो है ना सेटलमेंट की वजह से है। पूरा जो अजाब है वो सेटलमेंट की वजह से है, क्योंकि वो जाके गांव में बैठ जाता है एक आदमी। अब वो एक आदमी बैठा है, उसके आसपास 5000 फलस्तीनी रहते हैं, अब वो पूरे 5000 फलस्तीनी को निकालते हैं पहले कि आप यहाँ से जाएं, वो एक आदमी बैठेगा जाके वहां पे। ये पूरा जो सारी मुसीबत पड़ी हुई है वो इसराइल की नहीं है, सेटलमेंट्स की है। सारी मुसीबत सेटलमेंट्स की है कि सेटलमेंट में क्या होगा। अब ये इसराइल का मजहबी एक्सट्रीमिज्म है। अच्छा, जो इसराइल में मैंने कहा ना
जो नेतन्याहू के अलावा जो दूसरे वाले हैं, जो एरल शरोन वाले थे, सॉरी एरल शरोन वाले नहीं, दूसरा जिसको मर्डर कर दिया था, वो लोग कहते हैं कि सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। ये बंद करेगा। जो इसराइल के सेकुलर है ना, वो कहते हैं कि सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है, मगर हम ये नहीं कर सकते कि 2000 मील जाके गजा के अंदर एक गली के अंदर बंदा बैठा दें, क्योंकि हमारी किताब में लिखा था कि यहाँ से जन्नत में जाओगे सीधे। सर, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मजहब यहूदीज्म है, जुडिज्म है जी, ठीक है ना। तो अब उनके एक्सट्रीमिस्ट को कौन संभालेगा, सवाल ये है। और हमें चाहिए, हमारे सोल्यूशन है रिलीजियस हार्मनी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा रिलीजन सेकुलरिज्म। इंटर रिलीजन सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप तमाम मज़ाहिब में ये कहें कि किसी मज़ाहिब का एक्सट्रीमिज्म आगे नहीं आएगा। लिव एंड लेट लिव। हाँ, लेट एंड लेट लिव, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद में क्या चीज थी? बाबरी मस्जिद में क्या किस्सा था? एक मस्जिद थी, ठीक है, एक मंदिर था, आर्गुमेंट से एक मंदिर था, ठीक है, मैं नहीं मानता मंदिर था, वो मंदिर था, चले बाबर ने गिरा के मस्जिद बना दी, इससे क्या तूफान आ गया? अब बाबर ने मंदिर बना लो, आपने मस्जिद गिराई, फिर मंदिर बनाया, पूरी मुल्क की तबाही फेरी, लाखों बंदा मर गया, क्या फायदा हुआ? ये माइंडसेट क्या है? देखिए, ये मुझे बताइए कि अगर मस्जिद थी, मंदिर था, बाबरी मस्जिद गिरा दी मोदी ने, ठीक है, उसके बराबर में आपने कहा कि मंदिर, ठीक है, मैं मानता हूं मंदिर था, आप गिरा के बराबर में बना लें। तो ये जो मोदी का एक्सट्रीमिज्म था कि नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी ने यहाँ मंदिर बनाया था, जबकि रामचंद्र जी का एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है कि वो थे भी या नहीं थे, थे भी कि नहीं, ठीक है ना। अब तो आप मुझे बताएं, मोदी का माइंडसेट वही है ना जी, यही तो माइंडसेट है, ये मोदी का माइंडसेट है, यही नेतन्याहू का माइंडसेट है। क्योंकि मंदिर वहां उसे बना दिया, मंदिर वहां जाके, अब वो 50 लाख करोड़ का मंदिर बन गया, खत्म, बाबरी मस्जिद गिर गई, लाखों बच्चे मर गए, लाखों लोग कत्ल हो गए, क्या हुआ? मोदी पॉपुलर हो गया, इलेक्शन जीत गया। तो मसला दुनिया में मजहबी एक्सट्रीमिज्म को, मजहब को प्रमोट करना है। आप मुझसे पूछे ना सर, तो मैं यही तो बार बार मैं कहता हूं कि आप मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मजहब को एक हद तक रखो। जब उसको आप आगे लेके जाओगे ना, तो फिर वो हर बंदा आगे लेके जाएगा। जब तुम लेके खड़े हो, मुसलमान को भी दुनिया फतह करनी है, मुसलमान को भी इस्लाम जो है सारी दुनिया पे गालिब करना है, ईसाई को भी सारी दुनिया पे ईसाइयत गालिब करनी है, हिंदू को हिंदुइज्म गालिब करनी है, यहूदी को यहूदीइज्म गालिब करनी है। तो इस गालिब करने के चक्कर में इस दुनिया का हमने ये हाल कर दिया है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो जब हमारे फिलोसफर्स ने एग्री किया कि गालिब नहीं करना है, जब वो तरक्की कर ली उन्होंने, नहीं तो हम एक दूसरे को गालिब करे, इंसान को इंसान मार रहा था ना जी, इंसान तो कत्ल कर रहा था एक दूसरे को। मगर जब आपने फैसला किया कि नहीं गालिब करना, जब दुनिया तरक्की करने लगा, मैंने जिस तरह कहा ना, फलस्तीन का मसला इसराइल के अंदर से तय होगा। इसराइल का जो सेकुलर है, इसराइल का जो सेकुलर है, वो डिसाइड करेगा कि नेतन्याहू को बंद करना है या नहीं करना, मुसलमान नहीं करेगा। और मुसलमानों का जो सेकुलर है, उसको इसराइल के सेकुलर के साथ रिकंसाइल करना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए कि सर ये आप समझाएं अपने लोगों को कि भाई ये सेटलमेंट गलत है, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें ताकि उनकी वॉइस बढ़े, वरना वो जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ऊपर रहेंगे जी। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो हो सकता है वो पीएलओ वालों का, महमूद अब्बास वालों का हो सकता है, क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं, वो जाके इसराइली और बहुत बड़ी मेजोरिटी में बैठे हैं, ज्यादा बड़े इलाके में बैठे हैं। और आप देखिएगा, अगला इलेक्शन जब आएगा तो नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएगा, आप देखिएगा। अब इलेक्शन जब इसराइल में आएगा तो नेतन्याहू की पावर नहीं आएगी, क्योंकि जो उसने गलती की है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें ये मैटर को इन अ राइट पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाहिए कि ये मसला क्या है। ये मसला मजहबी एक्सट्रीमिज्म का है, ऑफ नॉट मुस्लिम बट ऑफ जुडिज्म। पूरा फलस्तीन का मसला इस वक्त सेटलमेंट का मसला है। ठीक, सेटलमेंट होनी है या नहीं होनी?
ठीक है। इसी नोट पे हम खत्म करेंगे इस प्रोग्राम को। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और खूबसूरत गुफ्तगू रही है। हमने इसका बैकग्राउंडर दिया, आपने सारा इस समझाया कि क्या इसका इसका पस मंजर क्या है और मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये कंक्लूड नहीं हो सका। और रिलीजियस हार्मनी ही एक ऐसा स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है जिसमें कंसेंसस बिल्ड हो सकता है और यहाँ पर कोई को पीस आ सकती है। एग्जिस्टेंस, को को एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस, को नॉट एग्जिस्टेंस टॉलरेंस, नॉट टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस। हर अगर दफा की हिंदू तरह जो है वो गुफ्तगू खत्म करने का दिल ही नहीं चाहता शवर साहब आपके साथ, मगर जो है वो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और हमारी गुफ्तगू ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है। आज के प्रोग्राम को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मौजू पे आपको फिर तकलीफ देंगे, फिर जहमत देंगे और फिर आपसे बात होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।